हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी लाइव। स्टूडेंट्स जीपैट 2022 में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन आपके क्वेश्चंस देखने को मिले थे, इस वीडियो में हम लोग इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्वेश्चंस थे जो देखने को आए थे, एक एक करके इनको आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले when alkenes, question number 84, when alkenes are epoxidized with optically active per acids, optically active epoxides are formed under the same defined conditions. Epoxidation of 𝑒-butene by peroxycamphoric acid affords unequal yields of enantiomeric epoxides. However, a similar epoxidation of 𝑧-butene can only afford. So देखो, आपको पता है 𝑒-butene की बात करते हो तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमने कोई क्या E मीन्स जब आपके सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स किस साइड में होते हैं, E अपोजिट और Z क्या होते हैं, साथ में एक ही साइड में हो। तो अगर हमारे पास में 𝑒-butene ही दैट मीन्स कि आपके जो ग्रुप्स हैं वो कैसे हैं, अपोजिट साइड्स में, अपोजिट डायरेक्शंस पे लगे हुए हैं। तो लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि एक कैसे है वेज पोजीशन पे और एक डैश पोजीशन पे। यहाँ पे डैश पोजीशन पे मान लिया हमारे पास में कोई R1 ग्रुप था और इधर क्या है हमारे पास में R2 ग्रुप है, जो कैसे है दोनों डिफरेंट पोजिशंस पे है। और यहाँ पे हमारे पास में क्या थे, हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। इसको डैश कर देते हैं। चलो लेट्स सपोज यहाँ पे हमने बोला कि इस पे ये डैश फॉर्म में है और यहाँ पे क्या था हमारे पास में वेज फॉर्म है। तो यहाँ पे हमने बोला कोई भी हमारे पास में लेट्स सपोज एक फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन लगा दिया और इधर हमने क्या लगा दिया, लेट्स सपोज ड्यूटेरियम लगा दिया। तो जब हमारे पास में किसी ऐसे एल्कीन मिले जहां पे हमारे पास में जो चारों ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो इस केस में हम इजेड नॉमेनक्लेचर करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास में क्या थे, जो सेम प्रायोरिटी के ग्रुप्स थे वो हमारे पास में कैसे थे, अपोजिट डायरेक्शंस पे थे। इनमें जब हम क्या कराते हैं, इपॉक्सीडेशन कराते हैं किसी पेरोक्सीकैम्फोरिक एसिड, कोई भी पर एसिड की प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिलता है, देखो ई के केस में हमको क्या मिलते हैं, दो फॉर्म्स मिलते हैं। दैट इज हमारे पास में दो इनैंसियोमर्स मिलते हैं, दोनों इनैंसियोमर्स मिलते हैं। इनैंसियोमर्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन वही हमारे पास में जब जेड होती है, जेड एल्कीन होती है, जेड एल्कीन होती है, कोई भी एल्कीन जिसमें क्या है अपने सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में होते हैं, तो उस केस में हमको क्या मिलते हैं हमारे पास में, क्योंकि ये ब्यूटूइन की बात हो रही है तो ब्यूटूइन में हमारे पास में दोनों ग्रुप्स कैसे होने वाले हैं, इस बार सेम होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जेड ब्यूटूइन का स्ट्रक्चर बनाए तो ये रहा हमारे पास में क्या, CH3 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये हमारे पास में क्या, देखो सेम मिथाइल ग्रुप्स एक साइड में लगे हुए हैं। तो इसमें जो हमारा इपॉक्सीडेशन होगा, इपॉक्साइड कैसा बनेगा, ये रहा हमारे पास में मिथाइल ग्रुप, ये रहा हमारे पास में कैसा मिथाइल ग्रुप, और इससे ये हमने लगाया ऑक्सीजन, ये हमारे पास में क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। ये हमारे पास में एक सिमेट्रिकल फॉर्म का बन जाएगा स्ट्रक्चर, और ये कैसा होगा, मीजो फॉर्म बनेगा, मीजो फॉर्म बनेगा। और ये इस वजह से क्या होता है, सिर्फ सिंगल कंपाउंड मिलता है। कैसा, जब हमारे पास में होती है जेड ब्यूटूइन होती है तो उस केस में हमको क्या मिलता है, सिंगल स्ट्रक्चर मिलता है। और इस वजह से हम बोलते हैं कि ये जो फॉर्म होने वाला है वो मीजो एपॉक्साइड बनेगा, इसलिए हमको सिर्फ सिंगल कंपाउंड मिल रहा था। जबकि ई ब्यूटूइन होता तो दो इनैंसियोमर्स बनते हैं हमारे पास में। ये रीजन होता है हमारे पास में ई और जेड अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग कंपाउंड्स देने वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, फिनॉल अपॉन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड यील्ड्स। तो कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में जब हम फिनॉल का ब्रोमिनेशन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, 4 ब्रोमोफिनॉल मिलता है, 2 ब्रोमोफिनॉल मिलता है, 2,4 डाई ब्रोमोफिनॉल मिलता है, या फिर 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिलता है। तो देखो यहाँ पे मेजर बनने को तो आपको 4 ब्रोमो भी बनेगा, 2 ब्रोमो भी बनेगा, बट यहाँ पे अलग अलग क्वांटिटी में बनते हैं। भाई ये क्या होता है, ये मेजर बनता है, ये थोड़ा कम बनता है, ये माइनर क्वांटिटी में बनता है। तो हमको एक ही कंपाउंड चुनना है तो हमको हमेशा क्या चुनना पड़ेगा, मेजर कंपाउंड। तो मेजर क्या बनने वाला होता है, 4 ब्रोमोफिनॉल है जो मेजर क्वांटिटी में बनेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 4 ब्रोमोफिनॉल होता है जो मेजर क्वांटिटी में बनता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन फ्रॉम द 4 चॉइसेस लिस्टेड बिलो। इसमें से अपने को बताना है कि यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है जो फॉर्म होने वाला है। तो हमको पता है KMnO4 है, तो इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, ये OH ग्रुप एसिड में ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन करेगा तो ये हमारे पास में क्या था, अभी हमारे पास में मिथेनॉल था, अभी क्या, सॉरी अपने पास अभी अल्कोहल ग्रुप था। ये ऑक्सीडेशन करके ये एसिड में कन्वर्ट होगा और हमको S2 मेथाइल ब्यूटेनोइक एसिड क्या होगा यहाँ पे फॉर्म होने वाला है, S और कैसा, प्लस वाला, प्लस, क्योंकि अभी प्लस ये आपका एक स्टेरियोस्पेसिफिक रिएक्शन होता है, साथ ही साथ अपना ये S+2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड में कन्वर्ट होने वाले होते हैं ये ऑक्सीडेशन के बाद में। 87 क्वेश्चन नंबर देखिए, अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स द वन दैट इज नॉन एरोमेटिक। ये कैसा भाई, बेंजीन एरोमेटिक होता है,
साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन जो होता है ये भी एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है। ये तो ट्रोपाइलियम केटायन है, स्टेबल केटायन है एरोमेटिक होने की वजह से, लेकिन यहाँ रेडिकल आ चुका है, ये क्या होता है नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये क्या है नॉन एरोमेटिक है, ठीक है ना, ये क्या होता है नॉन एरोमेटिक आ जाता है, और आपसे नॉन एरोमेटिक ही पूछा गया हुआ था इसमें। सो डी आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ E2 एंड SN2। देखो E2 और SN2 बोला गया हुआ है। यहाँ रिएक्शन के रेट के बारे में बात की जा रही है, तो हम पहले से लिख लें अगर E2 क्या होता है। E2 अपना जो है तो ये 3 डिग्री में सबसे फास्ट, देन 2 डिग्री में और देन 1 डिग्री में होता है। और SN2 जो होता है, SN2 रिएक्शन की बात करते हो तो ये 1 डिग्री में, देन 2 डिग्री में, देन 3 डिग्री में जाता है। चलो ठीक है, अब इससे हम कंपेयर करते हैं। सेकेंडरी सब्स्टिट्यूशन अंडरगो स्लो एलिमिनेशन। अगर हमारे पास में 2 डिग्री है तो वो एलिमिनेशन स्लो जाएगा। और फास्टर सब्स्टिट्यूशन 2 डिग्री ज्यादा फास्ट जा रहा है क्या, नहीं, तो ये पॉइंट तो रॉन्ग है। प्राइमरी सब्स्टिट्यूशन 1 डिग्री अंडरगो स्लो एलिमिनेशन, हाँ जी सही बात है। एंड फास्ट सब्स्टिट्यूशन, हाँ जी फास्ट सब्स्टिट्यूशन, ये सही है क्या, सही बात लिखी गई। टर्शरी सब्स्टिट्यूशन वैसे सही यहाँ पे मिल चुका है, टर्शरी सब्स्टिट्यूशन गो स्लो एलिमिनेशन, अरे फास्ट जाता है, रॉन्ग है। प्राइमरी सब्स्टिट्यूशन डज नॉट अंडरगो एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, अरे प्राइमरी सब्स्टिट्यूशन तो फास्ट जाता है, ये भी रॉन्ग है। बी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा, बी स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही है। SN2 और E2 की बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस के ये अलग अलग। 89 क्वेश्चन नंबर क्या है, इंसर्शन ऑफ एन ऑक्सीजन इन अ कार्बोनिल कंपाउंड टू फॉर्म एन एस्टर इज नोन एज। ऑक्सीजन इंसर्ट करके किसी भी कंपाउंड में क्या बनाना, एस्टर बनाना, कार्बोनिल कंपाउंड का एस्टर में कन्वर्जन करना, ये क्या होता है भाई, ये आपका बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन होता है। बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन होता है, किसी परऑक्सी एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और कीटोन्स डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एस्टर्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, एस्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2 कोलेस्टीन इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन। Br2 के प्रेजेंस में 2 कोलेस्टीन का अगर हम क्या करते हैं रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला होता है, 5 बीटा 6 अल्फा डाइब्रोमोकोलेस्टेन, 2 बीटा 3 अल्फा डाइब्रोमोकोलेस्टेन, 5 अल्फा 6 बीटा डाइब्रोमोकोलेस्टेन, या फिर 5 अल्फा 6 बीटा डाइब्रोमो 3 बीटा हाइड्रोक्सीकोलेस्टेन, ये बनता है। देखो यहाँ पे अपना आंसर आएगा 2 बीटा 3 अल्फा डाइब्रोमोकोलेस्टेन का फॉर्मेशन होगा जब हम ब्रोमिनेशन कराते हैं 2 कोलेस्टेन में। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है आंसर, इसका कुछ ऐसा देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, कंट्रोल्ड एल्काइलेशन ऑफ अ कीटोन वाया एन इनामीन इंटरमीडिएट इज नोन एज। कीटोन का कंट्रोल्ड एल्काइलेशन करा रहे हो इनामीन रिएक्शन, इनामीन इंटरमीडिएट के थ्रू, ये मैनेज है, नहीं मैनेज में तो ये नहीं होता है, रॉबिन्सन एनुलेशन रिंग फॉर्मेशन होता है। स्टॉर्क रिएक्शन, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, स्टॉर्क रिएक्शन में ये चीज देखने को मिलता है। स्टॉर्क रिएक्शन ये अपना होता है, इनामीन इंटरमीडिएट के थ्रू हम क्या करते हैं, कंट्रोल्ड एल्काइलेशन करते हैं किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड्स का। चलिए, ये रहा हमारे पास में एक कीटोन था जिसको हमने क्या कराया हुआ है, इनामीन इंटरमीडिएट के थ्रू साइक्लोहेक्सेनोन में कन्वर्ट किया, एल्काइलेशन कराया। ये आज हमारी बॉडी में है बेटा, हीमोग्लोबिन किसकी बॉडी में नहीं है बताइए। अपन जानते हैं हमारा जो आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी है, आरबीसी के अंदर कौन है भाई, हीमोग्लोबिन है, हर बच्चे को पता है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, आयरन होता है। आयरन किस फॉर्म में होता है भाई, फेरस फॉर्म में होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। जो आपका आयरन होता है वो फेरस फॉर्म में रहता है। अगर हम इस फेरस फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है, फेरस फॉर्म, अगर फेरस फॉर्म की बात करें तो यही बेटा फेरस फॉर्म ही हमारा आयरन का एब्जॉर्ब होता है। अगर आयरन का फेरिक फॉर्म बन जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मीथ हीमोग्लोबिमिया बोलते हैं, जिससे हमारे जो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स होते हैं उनका एडवर्स इफेक्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो आयरन की पॉइजनिंग होती है उसमें जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है डेस्फेरोक्सामीन, तो वो भी प्रेफरली फेरस को ही बाइंड करता है। तो मतलब फेरस जो होता है ये आपका एब्जॉर्ब भी होता है, ठीक है ना, और हमारे हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन में क्या होता है, अगर हम पूरा नाम लिखें हीमोग्लोबिन होता है, तो ग्लोबिन अपना प्रोटीन होता है बेटा। ग्लोबिन क्या है, अपना प्रोटीन पार्ट है, और हीम जो सेक्शन है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। इनका आपस में लिंकिंग होती है, ठीक है। तो जनरली प्रोटीन में जो अमीनो एसिड इन्वॉल्व होता है वो हिस्टिडीन अमीनो एसिड इन्वॉल्व होता है, और इस हीम में एक रिंग होती है, उस रिंग को अपन पोरफायरिन रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको भाई, हम पोरफायरिन रिंग बोलते हैं। उस पोरफायरिन रिंग में कौन सा हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस होता है, ये पूछा है इन्होंने, ठीक है, कि भाई जो अपना
पोरफायरिन रिंग है उसमें कौन सा हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस होता है? तो देखो आयरन कंटेनिंग, तो भाई अगर आप देखो कॉपर वाला तो आंसर कोई बच्चा नहीं लगाएगा मेरे हिसाब से, कॉपर तो आप क्रॉस कर दीजिए। हमें क्या करना है, तीन ऑप्शंस को कैंसिल करना। अब यहां पर देखिए कॉपर मैग्नीशियम वाला तो हो नहीं सकता। आयरन कंटेनिंग इमिडाजोल, आयरन कंटेनिंग इमिडाजोल, ठीक है। अब एक बताना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसमें टेट्रा जो आपका पायरोल रिंग है ये डोमिनेंट जा रहा है, 50% ऑप्शंस में है ये हमारा, तो अल्टीमेटली टेट्रा पायरोल तो रिंग रहता है। तो अब बताइए टेट्रा पायरोल कॉपर के साथ दिया है और आयरन के साथ दिया है, तो हम सभी जानते हैं कि भाई हीमोग्लोबिन में आयरन रहता है, वो भी फेरस फॉर्म में रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका टेट्रा पायरोल रिंग रहता है हमारा। टेट्रा पायरोल रिंग समझते हो, ये हमारी पायरोल रिंग है, ठीक है। टेट्रा का मतलब क्या होता है, फोर, फोर अपनी ऐसी फोर पायरोल रिंग रहती है हमारी इस तरीके से। यहां पर ये फोर पायरोल रिंग हमारी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये फोर पायरोल रिंग प्रेजेंट है, यहाँ पे फोर पायरोल रिंग आपका प्रेजेंट रहता है, बीच में हमारा आयरन रहता है फेरस फॉर्म, इसके ऊपर पूरा जो प्रोटीन रहता है वो कौन सा रहता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। तो ये अच्छे से याद रखना, फोर पायरोल रिंग प्रेजेंट होती है, ध्यान रखेंगे। तो इसका सीधा सीधा आंसर बेटा अपना ए आंसर था। इस क्वेश्चन को लेके आप ये बताइए, इसमें कॉपर के साथ दिया था और आयरन के साथ दिया था, तो अपना जो हीमोग्लोबिन है बेटा पॉलीपेप्टाइड नहीं है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन जो है वो पेप्टाइड पार्ट है, हीम थोड़ी ना पेप्टाइड पार्ट है, तो पॉलीपेप्टाइड हमें लगाना नहीं था आंसर। तो अल्टीमेटली हमारे पास बचा क्या था, हमारे पास ए ऑप्शन बचा था, ठीक है। तो हीम के बारे में ये चीज अच्छे से याद रखना, ठीक है। और अगर मान लो हमारे हीम में आयरन जो होता है वो फेरस फॉर्म में होता है, अगर ये फेरिक फॉर्म में पहुंच जाता है तो इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, मीथ हीमोग्लोबिमिया बोलते हैं। इस वाले जो आपका हीमोग्लोबिन होता है इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। तो ये जैसे आपने ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स पढ़े होंगे जो एंटी एंजाइनल ड्रग होती है, उसमें उनका एडवर्स इफेक्ट होता है। साथ में अगर मान लो साइनाइड की पॉइजनिंग हो जाती है, तो साइनाइड क्या होता है, फेरस वाले फॉर्म से बाइंड करता है, तो इस साइनाइड पॉइजनिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम नाइट्राइट देते हैं। सोडियम नाइट्राइट आपका एंटीडोट होता है साइनाइड पॉइजनिंग का। ये सोडियम नाइट्राइट यही कॉन्सेप्ट यूज करता है, ये इसको फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मीथ हीमोग्लोबिमिया कर देता है, इससे साइनाइड इससे बाइंड नहीं करता, और फिर हम सोडियम यहाँ पे आपका थायोसल्फेट देते हैं, तो वो इस साइनाइड को क्या करता है, थायोसाइनाइड के फॉर्म में एक्सक्रीट करा देता है। तो ये साइनाइड पॉइजनिंग के एंटीडोट होते हैं, दोनों देना पड़ते हैं, पहले सोडियम नाइट्राइट फिर सोडियम थायोसल्फाइड का इंजेक्शन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपन, ये कॉन्सेप्ट है। और इसमें रिंग कौन सा होता है ये हमें मालूम चल गया भाई, कि रिंग क्या होता है, टेट्राहाइड्रोपायरोल होता है। आप देख सकते हो स्ट्रक्चर पे मैंने बना के दिखाया कि जो पोरफायरिन पार्ट होता है वो नॉन प्रोटीन है, और जो आपका प्रोटीन पार्ट होता है ग्लोबिन पार्ट होता है। यहाँ पर ये जो आपका अमीनो एसिड का इन्वॉल्वमेंट पूछेंगे कि कौन सा अमीनो एसिड रहता है ग्लोबिन का, हिस्टिडीन होता है बेटा। जैसे इंसुलिन पढ़ा होगा आपने, इंसुलिन जो हमारा है ये पॉलीपेप्टाइड होता है, इसमें 51 अमीनो एसिड होते हैं, इसकी ए चेन होती है और बी चेन होती है, इनके बीच में डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है। वो पूछ लेगा कि जो डाई सल्फाइड बॉन्ड जोड़ता है, बताइए। अब एग्जाम में बहुत पूछ लिया गया कि इंसुलिन में डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है, मान लो उन्होंने पूछ लिया कि डाई सल्फाइड बॉन्ड किस अमीनो एसिड से जुड़ता है, तो सिस्टीन अमीनो एसिड से वो अटैच होता है। ऐसे यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, हिस्टिडीन का होता है। अगर हम हिस्टिडीन की बात करें हमारे फार्मा में कहां कहां हमें मिलता है बेटा, हिस्टिडीन सबसे पहली चीज तो बेटा ये इमिडाजोल कंटेनिंग होता है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना अच्छे से, अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कोई, मेरी बात को ध्यान से सुनना सभी बच्चे। यहां पर देखो उन्होंने अपन से पूछा हीमोग्लोबिन में कौन सा रिंग होगा, अगर पूछा उन्होंने हीमोग्लोबिन में कौन सा रिंग होगा बेटा, तो हीम वाले पार्ट में तो हमारा पायरोल रिंग है, लेकिन ग्लोबिन में जो हमारा हिस्टिडीन है उस हिस्टिडीन में इमिडाजोल रिंग भी है, ठीक है। तो इमिडाजोल रिंग है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा कभी ऑप्शन मिल जाए कि हीमोग्लोबिन में कौन सा रिंग होता है, और उन्होंने ए ऑप्शन में आपको पायरोल दिया है मान लो, और बी ऑप्शन में इमिडाजोल दिया, और सी ऑप्शन ऐसा दे दिया हमें कि जो मजबूर कर देगा हमें सोचने पे, बोथ दे दिया उन्होंने, तो बोथ पर जाओगे। और अगर मान लो दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा, तो जैसा दुनिया आंसर लगाएगी वही हम लगा देंगे, पायरोल। लेकिन अगर कभी ऐसा पीक्यूआरएस में क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा रुक जाना, क्योंकि हिस्टिडीन है, हिस्टिडीन में इमिडाजोल रिंग रहती है। दूसरी चीज, हिस्टिडीन अमीनो एसिड से अपनी बॉडी में हिस्टामीन बनता है बेटा, ध्यान रखना, हिस्टामीन में भी इमिडाजोल रिंग हमारा प्रेजेंट होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपन लोग। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और यहां से हम क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, आइसोब्यूटेन अपॉन ब्रोमिनेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट एट 127 डिग्री एफर्ट द फॉलोइंग मेजर प्रोडक्ट। आपके पास में क्या है, आइसोब्यूटेन है,
आइसोब्यूटेन है। ये लो भाई आइसोब्यूटेन बनाया हमने, ब्रोमिनेशन कराया आपने। अब क्योंकि ब्रोमीन है तो ये क्या होता है, सेलेक्टिव नेचर का होता है, ज्यादा अच्छा इंटरमीडिएट जो होगा, ज्यादा बेटर फ्री रेडिकल उसको सेलेक्ट करता है और फिर आपका ब्रोमीन का एडिशन शो करता है। तो यहाँ पे या तो इनके हाइड्रोजन आप हटाओगे तो कैसा मिलेगा आपको, 1 डिग्री रेडिकल मिलेगा, जो कि ब्रोमीन लगा सकते हो फिर आप उसको। लेकिन अगर इस हाइड्रोजन को हटाया जाए तो हमको 3 डिग्री रेडिकल बनता है, और यही हमारा सबसे मेजर प्रोडक्ट होता है। यहां वाले रेडिकल को हटा करके, इस रेडिकल को हटा करके हम ब्रोमीन लगाते हैं, और यहां पे जब हम ब्रोमीन लगाते हैं तो ये हमको क्या मिलता है, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड मिलता है। तो यहाँ पे आंसर क्या लग जाएगा, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, दैट इज डी आंसर क्या होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड अपना सही हो जाएगा, ठीक है ना, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्वेश्चन 194 देखिए, मैच द स्टेटमेंट लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ये थर्मोडायनेमिक्स के बारे में यहाँ पे आपसे लिस्ट मैच कराना है। कांस्टेंट हीट, ये कौन सा प्रोसेस होता है, अगर कोई ऐसा थर्मोडायनेमिक रिएक्शन हो रहा है जो कांस्टेंट हीट पे हो रहा है, रिएक्शन का हीट थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट है अगर, तो ये क्या है, ये एडियाबेटिक है क्या। तो फर्स्ट का थर्ड देखो कहाँ पे है, एक ही ऑप्शन में था क्या, एक ही ऑप्शन में था। रिवर्सिबल प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हो तो आइसो क्या हो गया, थर्मल हो गया। देखो कहीं है क्या, हाँ ये फर्स्ट है, ठीक है जी, बी का फर्स्ट हो गया। कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोमेट्रिक या फिर आइसोकोरिक होता है, ये रहा सेकंड। ये लो कांस्टेंट प्रेशर आइसोबारिक लगा सकते हो, ये लो आइसोबारिक, ये रहा। तो ये क्या हो गया, सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। सी आंसर अपना यहाँ पे सही हो गया, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आडियाबेटिक, ठीक है ना। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक ड्रग है हमारी इथाइल कीटाजोसिन होता है। इथाइल कीटाजोसिन जो है इस एक्चुअल में देखा जाए तो कीटाजोसिन होता है, ठीक है। कीटाजोसिन का ही डेरिवेटिव फॉर्म है। इसका जो एक और भाई होता है उसका नाम है पेंटाजोसिन। क्या होता है, पेंटाजोसिन होता है। पेंटाजोसिन ने तो अपना खूब नाम कमा लिया है बेटा। ये यूज किया जाता है जो आपके ऑपरेशंस वगैरह होते हैं ना, आपके ट्यूबेक्टोमी के जो ऑपरेशंस किए जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी के जो ऑपरेशंस होते हैं फॉर कंट्रासेप्शन पर्पस, तो उसमें पेंटाजोसिन बहुत दिया जाता है। ये बेसिकली जो हम यूज करते हैं ये हमारा ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है, मिक्स्ड आपके उसमें आता है एगोनिस्ट एंटागोनिस्टिक में, ठीक है। इसका पर्पस ये है कि भाई ये कप्पा रिसेप्टर पे काम करता है। इसी का डेरिवेटिव फिर कीटाजोसिन बनाया गया। कीटाजोसिन भी अपना कप्पा रिसेप्टर्स पर ही मेनली काम करता है, थोड़ा बहुत म्यू रिसेप्टर्स पे काम करता है, बट इसका जो यूटिलाइजेशन है वो कप्पा से, ठीक है। इसी का डेरिवेटिव बनाया गया इथाइल कीटाजोसिन, ठीक है। तो ये भी हमारा कप्पा रिसेप्टर पे काम करता है। अगर इनकी केमिकल क्लास की बात करें तो ये सभी बेंजोमॉर्फिन में आते हैं। किसमें आते हैं, बेंजोमॉर्फिन डेरिवेटिव में आते हैं। ये जोसिन लगे हैं ना जो, बेंजोमॉर्फिन डेरिवेटिव में आते हैं। तो इसलिए यहां पे क्वेश्चन में इसका मैकेनिज्म पूछा गया है, किस रिसेप्टर के लिए सिलेक्टिव होता है। तो अब बात ये है, देखो यहां पर अगर हमको ऐसा ऑप्शन दे देते कि भाई म्यू कप्पा डेल्टा, तो हम लोग क्या करते हैं, आल लगा देते हैं आंसर, ठीक है। अब ऐसा कुछ तो हमें दिया नहीं गया बेटा। अब हमें इन तीन में से बेस्ट चूज करना है। तो ये जो बेंजमॉर्फिन होता है ये पसंद कप्पा को ज्यादा करता है, कप्पा रिसेप्टर के लिए इसकी सिलेक्टिविटी ज्यादा होती है। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी आंसर होगा। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देना, पेंटाजोसिन में बेटा एक रिसेप्टर और अगर आपने ना पढ़ा हो तो आज सुन लेना, सिग्मा रिसेप्टर। आप बोलोगे सर ये सिग्मा रिसेप्टर की क्या कहानी है, भाई ये सिग्मा रिसेप्टर पे भी काम करता है। सिग्मा रिसेप्टर पे काम करके ये सेरोटोनिन के रिलीज को बढ़ाता है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, अच्छे से पेंटाजोसिन के लिए। तो ये जोसिन वाले क्या होते हैं, बेंजमॉर्फिन डेरिवेटिव में हमारे सभी ड्रग्स आते हैं। तो यहां से ध्यान रखना, स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये जो है हमारी बेंजमॉर्फिन रिंग है, इसमें आपको दिख रहा है इथाइल कीटाजोसिन है, इथाइल दिख रहा है आपको, इथाइल कीटाजोसिन है हमारा, देखो इसमें इथाइल रिंग है, ठीक है, और ये कीटा है तो कीटोन यहां पर है, ये ध्यान रखना है। बेंजमॉर्फिन इसमें रहता है तो ये बेसिकली कप्पा रिसेप्टर पर एज ए एगोनिस्ट काम करता है, ध्यान रखना अच्छे से, कप्पा रिसेप्टर पर एज ए एगोनिस्ट हमारा ये काम करता है। इसको अच्छे से, इसका एक और नाम चलता है, इसी को अपन बोलते हैं कीटोसाइक्लाजोसिन भी बोलते हैं, इसी को बोला जाएगा इथाइल कीटाजोसिन भी बोल सकते हैं, कीटोसाइक्लाजोसिन भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 96, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज फिशर सब्जेक्टेड minus arabinose to rough degradation the 4 carbon sugar obtained by the degradation process। rough degradation में क्या करते हो आप, एक कार्बन का यहाँ पे एलिमिनेशन कराते हो। एलिमिनेशन किसका था, अराबिनोज है, तो अराबिनोज का मतलब यहाँ आप CHO लगा लीजिए, यहाँ पे क्या है आपके पास में H है, ये OH ले लीजिए, यहाँ OH ले लीजिए, और यहाँ पे क्या है CH2OH है। अच्छा, क्योंकि आपके पास में कैसा था, माइनस और प्लस हमको अभी नहीं पता है, कैसा भी हो सकता है भाई माइनस प्लस, तो
H ये रहा हमारे पास में क्या है, ये एराबिनोज का स्ट्रक्चर है। राइबोज होता तो तीनों OH एक साथ में होते। इस पे आप रफ डिग्रेडेशन कराने जा रहे हो, तो रफ डिग्रेडेशन कराया आपने, मतलब आपका एक कार्बन क्या होगा, लॉस होगा और ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पे आप रफ डिग्रेडेशन परफॉर्म करते हो, रफ डिग्रेडेशन परफॉर्म करते हो, तो क्या होने वाला है भाई, एक यहां पे इसका लॉस करा दो, चाहे इसको लॉस करके इसको CHO में कन्वर्ट करो, चाहे इसको हटा दो। ये आप करोगे तो इतना सिर्फ 2 OH की चेन बचेगी आपका, OH जहां साथ में होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा CH2OH, इतना बचेगा, 4 मेंबर का शुगर बचेगा भी। ये कैसा है, थ्रियोज है, नहीं ये दोनों OH साथ में है, तो ये तो कैसा है, एरिथ्रोज है। एरिथ्रोज कहां पे है, ये रहा और ये रहा। कैसा आपका स्टार्टिंग था, माइनस फॉर्म में था, माइनस एरिथ्रोज आपने लिया था, सॉरी माइनस आपने एराबिनोज लिया था, तो माइनस एरिथ्रोज आपका बनेगा। तो सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहां से सी आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ स्पेसिफिक रिएजेंट्स यूज्ड इन द अबव मेंशन्ड सिंथेसिस ऑफ n-butyl toluene फ्रॉम n-propyl m-toluene कीटोन। यहाँ पे मेटा पोजिशंस पे आपके क्या लगा हुआ है, कोई एक ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है जो कि कैसा है, कीटोन कंटेनिंग है। तो जरा बताओ, ये है, इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया हुआ है भाई, सीधे आपने कन्वर्ट किया है उसको एल्केन्स में, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये कीटोन ग्रुप को आप CH2 में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये आपके दो तरीके से हो सकता है, आइदर बाय विलियम्स सॉरी आपका वोल्फ-किशनर रिडक्शन या फिर आपका क्लीमेंसन रिडक्शन के थ्रू हो सकता है। तो ZnHgHCl ये क्या है, ये तो क्लीमेंसन रिडक्शन की बात हो रही है, क्लीमेंसन। NaBH4 नहीं, ये आपका नहीं होगा, यहाँ पे इसका यूज नहीं करेंगे आप। यहाँ पे NH2 NaOH के साथ, हाँ जी ये भी क्या है, वोल्फ-किशनर है, ये वोल्फ-किशनर है। तो ये दोनों ही क्या है आपके सही हो सकते हैं, क्योंकि एसिडिक या बेसिक कंडीशन कुछ भी मेंशन नहीं की गई हुई है, एसेंशियल टू नहीं है। तो आपका ए भी सही है, सी भी सही है, दोनों आंसर सही हैं। अब स्पेसिफिक अगर मेंशन कर देते कि एसिडिक कंडीशन में हुआ या बेसिक कंडीशन में हुआ, तो आप वहां पे इसको और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी ये दोनों ही आंसर इसके सही हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है ना। वोल्फ-किशनर बेसिक कंडीशन में होता है हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, और सेम यही आपका रिएक्शन शो होता है जिंक अमलगम के साथ, जब आप HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन में। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव मैंडेलिक एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में आप क्या करते हो, मैंडेलिक एसिड को सिंथेसाइज करते हो बेंजल्डिहाइड के साथ, इन्वर्टिन, माइरोसिन, इमल्सिन या फिर जाइमेज। तो ये क्या होता है, इमल्सिन होता है। ये क्या होता है, इमल्सिन, जो कि आलमंड्स में पाया जाता है। इमल्सिन आपका ये होता है एंजाइम जो कि आप यहाँ पे यूज करते हैं, इमल्सिन की प्रेजेंस में यूज करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 99, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द बिलो रिएक्शन। कौन सा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, साइक्लो एडिशन हो रहा है, यहाँ पे साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो रहा है। तो आपको पता है फ्यूरेन है जो कि साइक्लो एडिशन देगा, तो फ्यूरेन आपका क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा जो कि इन दोनों के बीच में आने वाला है। तो अपने पास में 5 मेंबर की रिंग थी, तो यहाँ फ्यूरेन के पास में यहाँ पे सिर्फ 3 मेंबर की लगी रिंग बची, नहीं ये तो रॉन्ग है, यहाँ पे सिर्फ 3 है, ये भी रॉन्ग है, यहाँ पे भी 3 है, ये रॉन्ग है, 1 2 3 4 5, हाँ जी ये सही है। तो बी ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही होने वाला है भाई। ये जो है, ये बॉन्ड एक यहाँ बनाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, और ये वाला क्या होगा अपना इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, और ये हमको स्ट्रक्चर बी वाला क्या होगा यहाँ पे मिल जाएगा। साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे, साइक्लो एडिशन। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम द बिलो मेंशन्ड ऑप्शंस दैट लीड टू वीकनिंग ऑफ बेंजोइक एसिड। वीकनिंग ऑफ बेंजोइक एसिड करता है, बेंजोइक एसिड की एसिडिटी क्या होती है, -m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एसिडिटी और +m ग्रुप्स के इनवर्स होती है। अब देखो इसमें से ये क्या है, +m ग्रुप है, ये क्या है +m तो है, बट -i बहुत हाई होता है, इसको -i है, ये +m है, ये -m है। तो ये जो है, ये दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, ये क्या करते हैं, एसिडिटी को बहुत ज्यादा कम कर देंगे, वीक करेंगे। सो ए एंड सी ऑप्शंस देखो, ए एंड सी, बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं जिस वजह से क्या करते हैं, ये कॉन्जुगेट बेस जो आपका बना हुआ है कार्बोक्सिलेट आयन, उसको क्या करते हैं, ये डिस्टेबलाइज करते हैं। ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर किसका बना दिया इन्होंने, ये स्ट्रक्चर ने इतने बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, आपका कई एग्जामों में आया है, ये स्ट्रक्चर किसका है। देखो ये स्ट्रक्चर जिसका भी है हम उसको आराम से निपटाएंगे। देखो सबसे पहले अपन यहां ध्यान दें, ये लिखा है आपका नॉरएफेड्रीन लिखा हुआ है। नॉरएफेड्रीन जो होता है, नॉरएफेड्रीन है, यहाँ पे स्यूडोएफेड्रीन लिखा है, एफेड्रीन लिखा है और नॉर स्यूडोएफेड्रीन लिखा है, ये इतने नाम लिखे हुए हैं।
अब यहां से हमें आंसर तक पहुंचना है। तो सबसे पहली चीज तो ऑप्शंस यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है। क्या है बेटा? ऑप्शंस अपने कॉम्प्लेक्स बना दिएगा। इसी क्वेश्चन को अगर वो हमें ऑप्शन दे देते, ए ऑप्शन में दे देते नॉन एपिनेफ्रिन, बी ऑप्शन में हमको दे देते एफेड्रीन दे देते, ठीक है, और सी ऑप्शन में हमको मान लो दे देते डोपामीन, और डी ऑप्शन में हमको दे देते एम्फेटामीन। अगर हमको देते एम्फेटामीन तो नो डाउट हम आंसर लगाते एफेड्रीन, ठीक है। एफेड्रीन का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, ये हम लगा देंगे। अब यहां पर देखिए, कभी भी अगर इनका स्ट्रक्चर सीखना है ना तो बिल्कुल इजी वे में आप यहां से स्ट्रक्चर सीखेंगे इन ड्रग्स के। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपका 2 मिनट का समय लूंगा भाई, ठीक है। अपन उसको डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर्स देखें। सबसे पहले तो आपको ऑटोमेटिक आंसर यहां पे मिलेगा। सबसे पहले अगर हम एक शुरुआत करते हैं छोटे से स्ट्रक्चर से, डोपामीन से। ये डोपामीन का स्ट्रक्चर हर बच्चे को पता होना चाहिए। डोपामीन अपना कैटाकोलामीन्स होता है, और ये फिनाइल एथाइलअमीन तो बेसिक मॉइटी होती है। इसमें यहां पर ये 3,4 हाइड्रोक्सी रहता है, तो इसको कैटाकोलामीन्स बोलते हैं। ये हमारा डोपामीन का स्ट्रक्चर है। एक बार अगर मान लो जैसे किसी ने इसको कैटाकोलामीन कहा है, भाई अपन मोनोअमीन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोनोअमीन भी है हमारा ये, और कैटाकोलामीन में ये कार्बन अल्फा कार्बन होता है बेटा, ये बीटा कार्बन होता है। इसको हमने मॉडिफाइड किया। यहां से जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका बनेगा उसमें आपको क्या करना है, जो हमको ऊपर वाला ही करके देता, हमें कुछ नहीं करना। हमारी बॉडी के अंदर होता है बीटा पोजीशन पे OH ऐड होता है। जब सिंथेसिस होता है अपने कैटाकोलामीन का तो बीटा पोजीशन पे OH आ जाता है। तो ये हमारे लिए आपका ऑटोमेटिक सेटअप होता है। डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम रहता है, वो जुड़ जाता है, तो ये अपना नॉन एपिनेफ्रिन बन जाता है। ये भी हमको भाई अपना गॉड गिफ्टेड है, हमारी बॉडी में बनता है। इसके बाद क्या होता है आगे जाके, यहां पर इन पे हमेशा क्वेश्चन आ रहा है बेटा। देखो जीपैट आपका 2024 में भी आया, आइसोप्लिन का स्ट्रक्चर आया। तो ये इन स्ट्रक्चर्स को आपको बिल्कुल आराम से समझना है। यहां पर ये है, यहां पर NHCH3 दे दिया, ये भी हमको अपनी बॉडी के अंदर मिला। हमारे एडिनल मेडुला में ये अपना इपिनेफ्रिन बन गया, ठीक है, ये काम हो गया। इतना हमें काम हो गया, तो इस चीज से हमें ये सिग्नल मिल रहा है कि आप यहां पर मॉडिफाई कर सकते हैं। इस मॉडिफिकेशन से आपको फायदा क्या होगा, कंपाउंड जो होगा वो हमको एक बीटा सेलेक्टिव की ओर हम चले जाएंगे, अल्फा एक्शंस कम होते चले जाएंगे। जैसे इसको देखो ध्यान से, नॉन एपिनेफ्रिन में अल्फा 1 एक्शन होता है बेटा, अल्फा 2 एक्शन होता है, इसके पास बीटा 1 एक्शन होता है। लेकिन सबसे खतरनाक चीज, नो बीटा 2 एक्शन, इसके पास बीटा 2 एक्शन नहीं होता, बीटा 3 भी होता। तो अगर मान लो अस्थमा का पेशेंट है और इंजेक्शन 2 आपके सामने रखे हैं इमरजेंसी ट्रे में, नॉन एपिनेफ्रिन का और एपिनेफ्रिन का, तो कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे हम लोग? तो हम कभी भी नॉन एपिनेफ्रिन का नहीं लगा सकते, क्योंकि बीटा 2 का वो एगोनिस्ट नहीं है। जब हमने मिथाइल लगाया तो हमें एक फायदा हुआ, अल्फा 1 अल्फा 2 पे काम करा, बीटा 1 पे भी काम किया, बीटा 2 पे किया, मतलब ब्रोंकोडायलेशन हमें मिल गया, और बीटा 3 पे भी ये काम करता। तो इसी चीज को हमने SAR के फॉर्म में यूटिलाइज किया, और हमने आगे इनको मॉडिफाइड किया। यहां से हमने क्या किया, कंपाउंड में अब हमने वहां पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया। यहां से अपना CH OH गया, यहां से हमारा CH2 था, NH था, ये आइसोप्रोपाइल लगाया। तो इससे एक फायदा हुआ, अल्फा एक्शन की छुट्टी हो गई यहां से। अब बचा हमारे पास नॉन सिलेक्टिव बीटा एक्शन, ये बीटा 1 पे भी करता है, बीटा 2 पे भी करता है, और बीटा 3 पे भी करता है। ये कहलाता है आइसोप्रोलिन। आइसोप्रोलिन हमारा आपका सिंथेटिक कैटाकोलामीन है, लेकिन कैटाकोलामीन ये भी है हमारा। अब हमने क्या किया, और मॉडिफाइड किया। हम यही नहीं रुके, हमने क्या किया, यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल लगाया। क्या लगाया बेटा? टर्सरी ब्यूटाइल लगाया। ये पूरा स्ट्रक्चर बाकी हमने सेम बना लिया। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया, इसको कहा जाता है कोल्टीरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोल्टीरॉल कहलाता है हमारा, ठीक है। ये हमारा बीटा 2 एगोनिस्ट हो गया। फिर हमने क्या किया, और भी मॉडिफिकेशन किए, हम थोड़ा भी और ध्यान दिए। यहां पर हमने क्या किया, अब हमने रिंग को मॉडिफाइड करना शुरू किया, कैटिकॉल रिंग को थोड़ा सा हमने चेंज किया। इसमें क्या किया हम लोगों ने, कैटिकॉल रिंग में यहां से आपका CH2 लिया, यहां पर CH OH लिया, यहां कोई चेंज नहीं किया। लेकिन ये जो हमारी कैटिकॉल रिंग थी, इसको हमने चेंज करने का अब सोच ही लिया है, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या किया, CH2OH के साथ ले लिया, और ये OH ले लिया। ऐसा जो कंपाउंड बना, ये सॉल्ब्यूटामॉल कहलाता है बेटा। सॉल्ब्यूटामॉल आता है, लीवोसॉल्ब्यूटामॉल ब्रोंकोडायलेटर ड्रग होती है। अगर इसी रिंग को हम पूरा टर्सरी ब्यूटाइल रखें और इसको रिसोर्सिनॉल बना दें, 5 हाइड्रोक्सी बना दें, 3 हाइड्रोक्सी बना दें, ये रिसोर्सिनॉल रिंग बना दें, तो ये टर्बिटलीन कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्बिटलीन कहलाता है। तो इनके स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। अब इसके अलावा और क्या है सर इस क्वेश्चन से, इसका क्या रिलेशनशिप है?
अब हमने देखा कि हमारा एम्फेटामीन का स्ट्रक्चर, सपोज ये आपका स्ट्रक्चर होता है, हमारे एम्फेटामीन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है आपके एम्फेटामीन का स्ट्रक्चर है। सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग होती है, डोप टेस्ट इसके लगाया जाता है। आप अभी न्यूज में पढ़ते होंगे कि एमडी ड्रग पकड़ी गई। मेफेड्रिन जो ड्रग होती है वो इसी एम्फेटामीन का ही डेरिवेटिव होता है, ठीक है। मेफेड्रिन जो होता है अपना इसी का डेरिवेटिव। अब इसी में हमने एम्फेटामीन में क्या किया, हमने चेंज किया। मान लो यहाँ पे OH लगा दोगे तो हाइड्रोक्सी एम्फेटामीन होगा। अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, ये CH2 करते हैं, यहाँ पर CH3 ले जाते हैं और यहाँ पर NHCH3 करते हैं, तो ये हमारा नॉरएफेड्रिन कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉरएफेड्रिन कहलाता है। तो एक ऑप्शन में था, ये स्ट्रक्चर तो नहीं था अपना। फिर अगर हम मान लो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे बीटा पोजीशन पे एक OH लगा देते हैं, ये CH3 भी रखते हैं और यहाँ पे NHCH3 भी रखते हैं, तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है एफेड्रिन। एफेड्रिन की अगर हम बात करें, ये आपका अमाइनो अल्कलॉइड्स होता है। ये अपने अल्फा प्लस बीटा रिसेप्टर पर एज ए एगोनिस्ट भी काम करता है, साथ में नॉन एपिनेफ्रिन के रिलीज को भी बढ़ाता है, इसलिए इसको मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग कहते हैं। मिक्स्ड एक्टिंग एडिनर्जिक ड्रग्स हम बोलते हैं। तो जो अपना क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में देखिए आप स्ट्रक्चर्स हमारा क्या बना हुआ है, तो वही हमारा आंसर है। सीधा सीधा एफेड्रिन हमारा आंसर इसमें रहने वाला है। अगर हम इसमें से ये वाला OH हटा देंगे तो नॉरएफेड्रिन बन जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना अच्छे से। और जो स्यूडोएफेड्रिन होता है उसमें कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस होता है बस केवल, तो ये ध्यान रखेंगे। सीधा सीधा आंसर हमारा क्या था, यहां से जो आंसर था अपना एफेड्रिन हमारा आंसर था, ठीक है। एफेड्रिन अपना यहाँ पे आंसर था। एफेड्रिन को अच्छे से याद रखना। और स्यूडोएफेड्रिन में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस होता है। देखिए आप यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था आपके सेम साइड में थे, अगर ये क्रॉस हो जाते, इस तरीके से बन जाते, ये क्रॉस, दो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है इसमें, ठीक है। अगर इसमें आपके क्या बन जाते, क्रॉस कंडीशंस में हम बना देते, तो उसी को कहते हैं बेटा स्यूडोएफेड्रिन कहते हैं। तो आपका जो स्ट्रक्चर बना था, स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जो हमारा स्ट्रक्चर आया था, वहां पर जो था आपका क्या था, सेम कंडीशंस में थे। तो एफेड्रिन का स्ट्रक्चर है हमारा सीधा सीधा। अगर ये क्रॉस बने रहेंगे तो याद रखना, एसआर को याद मत करिए इतना ज्यादा, आप तो क्रॉस रहेगा तो वो कहां जाएगा, स्यूडोएफेड्रिन में चला जाएगा। इतना बात। स्यूडोएफेड्रिन क्या करता है बेटा, देखो स्यूडोएफेड्रिन जो होता है वो रिलीज को बढ़ाता है, इसमें मिक्स्ड एक्टिंग प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 102 देखो, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द अबव एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन हुई है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका यहाँ पे, ये क्या है, देखो ये हमारे पास में ऑक्साइम है, एसिड है। ये ऑक्साइम की रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट होगा, बेकमैन रीअरेंजमेंट, जो कि हमको क्या देता है, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड देगा। सब्स्टिट्यूटेड अमाइड का फॉर्मेशन होगा, है ना। देखो ऑक्साइम था यहाँ पे, तो ये C6H5 आके नाइट्रोजन के साथ लगेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे जाकर के कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये फिनाइल रिंग है जो नाइट्रोजन के साथ लगा, और नाइट्रोजन के साथ फिनाइल लगी, नहीं लगी। नाइट्रोजन के साथ फिनाइल लगी, डायरेक्ट नहीं लगी। नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट फिनाइल लगी, हाँ जी यहाँ भी लगी है। नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट फिनाइल यहाँ भी लगी हुई है। लेकिन 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 जरा पोजिशन देखो बाकी ग्रुप्स की, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पर क्लोरीन, मेटा पर नाइट्रो था। ऑर्थो पर क्लोरीन, मेटा पर नाइट्रो है, C डबल बॉन्ड O। अच्छा एक मिनट, कहाँ कहाँ कहाँ, ऑर्थो पर क्लोरीन था, ऑर्थो पर क्लोरीन था यहाँ पे, ऑर्थो पर नाइट्रो, ये रॉन्ग है, ये वाला सही है। डी ऑप्शन क्या होगा अपना, सही हो जाएगा। सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनाया आपने, बस हमको थोड़ा सा मेंशन करना है वहां पे कि क्या पोजीशन पर क्या ग्रुप्स लगे हुए थे, ठीक है। बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द अबव गिवन नॉर्सेंसिस रिएक्शन। तो नॉर्सेंसिस है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये पायरोल बनने वाला है, हमको यहाँ पे पायरोल बनने वाला है। मेथाइल का सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट था, मेथाइल का सब्स्टिट्यूशन इधर लगा दिया, इधर कोई ग्रुप लगा नहीं था, कोई भी सब्स्टिट्यूशन, अदर सब्स्टिट्यूशंस नहीं लगे हुए थे, तो मेथाइल और हाइड्रोजन है जो हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं। ए ऑप्शन क्या होगा इसका, सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में तो अपना सेकंड कार्बन पर क्या लगा हुआ था, मेथाइल लगा हुआ था, वहां फर्स्ट पर लगा हुआ है, वहां फर्स्ट पर लगा हुआ है। नॉर्सेंसिस रिएक्शन हो गई। क्वेश्चन नंबर 104 देखो, when 100 ml of 0.1 molar sodium hydroxide solution is added to 100 ml of 0.1 molar acetic acid, जिसका K है 1.82 into 10⁻⁵, pH of the solution will be, pH फाइंड करना है, कंसेंट्रेशंस दोनों के दिए गए हुए हैं, तो pH क्या होगा आपका, pK आपको दिया गया हुआ है, आप यहां से क्या कर लोगे, आप आराम से pH निकाल दोगे, pKw और pKa की हेल्प से। देखो इसका आंसर हो गया आपका 8.7। इसका जरा यहां देखो, K दिया गया हुआ है आपको, K से आप क्या कर लोगे यहाँ पे, सॉरी K दिया गया, Pk निकाल लिया आपने,
पीके आपका कितना 4.74। फर्दर आपको पीएच क्या करना है, pKw प्लस पीके प्लस log C अपने पास में यहाँ पे फॉर्मूला पे अप्लाई किया। pKw अपने को पता है 14 होता है, पीएच का फॉर्मूला अपना ये निकल के आ गया हुआ है। इसको आप क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे तो वैल्यू आ जाएगी 8.7 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 105 देखो, इन द केस ऑफ हैलोजनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स एब्स्ट्रैक्ट ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन यील्ड्स अ प्राइमरी रेडिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन यील्ड्स अ सेकेंडरी रेडिकल। द अबव एग्जांपल इज फॉर हाई रिएक्टिव एंड लो सेलेक्टिविटी। ब्रोमीन के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो, रेडिकल है ना, रेडिकल है ये, रेडिकल्स हैं ये। आपने प्राइमरी रेडिकल हटाया, क्या बनाया, सॉरी प्राइमरी हाइड्रोजन हटा करके प्राइमरी रेडिकल बनाया और सेकेंडरी हाइड्रोजन निकाल करके सेकेंडरी रेडिकल बनाया। तो यहां पे क्या है, कौन सा आपका ज्यादा बेहतर है, हाई रिएक्टिव और लो सेलेक्टिविटी का ये रिएक्शन हो रहा है, लो रिएक्टिविटी एंड हाई सेलेक्टिविटी का रिएक्शन है, हाई रिएक्टिविटी एंड हाई सेलेक्टिविटी या फिर लो रिएक्टिविटी एंड लो सेलेक्टिविटी। देखो ब्रोमीन सेलेक्टिव नेचर का होता है, क्या करेगा 1 डिग्री पे रिएक्शन शो नहीं करेगा बल्कि 2 डिग्री वाले पे रिएक्शन शो करेगा। तो ये रिएक्शन क्या होगा, थोड़ा स्लो होने वाला है, तो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी स्लो होगी। हाँ लेकिन 2 डिग्री अगर है तो फिर भी उस पर रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो सकता है। सो रिएक्टिविटी क्या है अपनी, लो होनी चाहिए। यहाँ रिएक्टिविटी हाई दी गई, यहाँ हाई दी गई, लो रिएक्टिविटी यहाँ है। लो सेलेक्टिविटी नहीं, ब्रोमीन हाई सेलेक्टिव है, सेकेंडरी वाले पे ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा, तो सेलेक्टिविटी हाई होनी चाहिए। बी ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट्स फ्रॉम द गिवन बिलो ऑप्शंस। अपने पास में अलग अलग सॉल्वेंट्स हैं, आपको बताना है न्यूक्लियोफिलिक नेचर के बारे में। ट्राईफ्लोरोइथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, यही चारों सब में दिए गए हैं। और मिथेनॉल, ठीक है, सब में यही दिए गए हुए हैं। अब आप एक बात बताओ, एक एक करके सबसे पहले देखते हैं। हम मिथेनॉल से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। CH3OH प्लस आई ग्रुप होता है, अच्छा क्या करेगा, इसको न्यूक्लियोफिलिक बना रहा है। इसके बाद क्या था अपने पास में, एसिटिक एसिड है और फॉर्मिक एसिड है। तो देखो फॉर्मिक एसिड भी और एसिटिक एसिड देखो जरा, CH3COOH, ये बंदा भी प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है। फिर हमारे पास में क्या है, एसिटिक एसिड HCOOH है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ, चलो ठीक है, कार्बोक्सिलिक का न्यूक्लियोफिलिक नेचर कम हो गया। ट्राईफ्लोरो, तीन फ्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं। CF3 बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई, ट्राईफ्लोरो एथाइल अल्कोहल, ये लो CH2OH, तो ये तो बहुत ही पुअर क्या होने वाला है, न्यूक्लियोफाइल होने वाला है। सबसे बढ़िया कौन है, मिथेनॉल है। कहाँ कहाँ मिथेनॉल था, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। फिर आएगा क्या, एसिटिक एसिड, ये रहा देखो एसिटिक एसिड। फिर क्या रहा है, फॉर्मिक एसिड, ये रहा, ठीक है, ट्राईफ्लोरो। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आता है यहाँ पर, ये NMR का क्वेश्चन था हमारा, आपका NMR का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने इतना तक बता दिया कि NMR में अगर आपको सिग्नल की स्प्लिटिंग निकालनी है तो आपको रूल कौन सा लगता है, N+1 रूल। मतलब उन्होंने क्वेश्चन में ही दे रखा है हमें। N क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ नेबरिंग हाइड्रोजन, जो पड़ोसी है उस पे कितने हाइड्रोजन है कार्बन पे, वो हमें देखना होता है। तो इन्होंने एक कंपाउंड दिया हमें, 1,1 डाइब्रोमो एथेन दिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एथेन बना लेते हैं और इस पे 2 ब्रोमो लगा देते हैं, ये लगा दिए, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन रहेंगे, 1,1 डाइब्रोमो एथेन है, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और आएगा। इसमें अगर नंबर ऑफ NMR सिग्नल पूछे, सबसे पहले NMR के सिग्नल कितने आएंगे, तो इसमें बेटा 2 टाइप के प्रोटॉन है, ये CH3 है, ये CH वाला है। तो मतलब नंबर ऑफ सिग्नल कितने आएंगे बेटा NMR के, 2 आएंगे। अब नंबर ऑफ सिग्नल 2 अगर आए हैं, मान लो हमने कहा ये A वाला हाइड्रोजन है और ये अपना B वाला है, अब वो पूछेगा स्प्लिटिंग बताइए। तो स्प्लिटिंग में अगर हम A की स्प्लिटिंग निकालते हैं, A के लिए निकालेंगे, तो A के लिए N का नंबर सामने वाले पे देखना है, कितने हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है, 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1+1, मतलब अपना आएगा 888 आ जाएगा, 888 आएगा, ठीक है। अब अगर हम निकालते हैं B के लिए, अगर हम निकालते हैं तो B के सामने कितने हैं आपके, 3 है, तो इसमें हाइड्रोजन का नंबर अपना 3 आएगा, तो यहाँ पर आपका 1+3 आएगा, तो ये आएगा क्वाड्रेट आएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें डबलेट और क्वाड्रेट लिखा हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका डबलेट क्वाड्रेट किसमें लिखा है, ये ट्रिपलेट लिखा हुआ है, नहीं होगा, ठीक है। ये ट्रिपलेट क्वाड्रेट लिखा है, नहीं होगा, ट्रिपलेट ट्रिपलेट लिखा है, नहीं होगा। इसमें जो ऑप्शन आएगा अपना, ये वाला आंसर सही रहेगा। अगर मान लो वो एग्जाम में ये बोल देता अपन से कि भाई ब्रोमो वाले का क्या होगा और अपने मिथाइल वाले का क्या होता, तो फिर हमें और अच्छे से ध्यान से लगाना होता कि जो अपना
ए वाला है, ए वाला मतलब हमारा मिथाइल वाला है, मिथाइल वाला भाई डबलेट रहेगा, और जो ब्रोमो वाला है वो क्या रहेगा, ट्रिपलेट रहेगा। ये भी पूछ सकते हैं, इसमें ये टर्म एंड कंडीशंस नहीं दी, मान लो वो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली डाल देते फॉर मिथाइल एंड सी एच, तो फिर आपको यहां ध्यान से आंसर लगाना पड़ता कि भाई मिथाइल वाले में हमारा डबलेट एंड सी एच वाले में क्या आता, ट्रिपलेट क्वार्टरेट आता। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ता। इसमें तो ऐसा एक ही ऑप्शन था, तो सीधा सीधा हमारा बी आंसर एकदम करेक्ट हो गया। ये ध्यान रखना अच्छे से। अगर इसका अपन देखें एरिया का रेशो देखें तो वो भी हमें आना चाहिए। जैसे डबलेट है तो डबलेट में तो अपना पास्कल ट्रायंगल है 1:1 आएगा, अगर ट्रिपलेट रहेगा तो 1:1 आता है, अगर हमारा क्वाड्रेट है तो 1:3:1 आएगा। तो ये हमारा रेशो रहेगा। उनकी जो आपकी पीक हाइट रहती है उसका भी रेशो, ऐसा नहीं होता मन मर्जी से कि भाई हमने ये ऐसे ऐसे बना दिया, ऐसा कुछ भी, ये रेशो चलता है प्रॉपर। उसके लिए पास्कल ट्रायंगल रूल हमारा अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको अच्छे से। देखिए ये हमारा CH के लिए कितना है, ब्रोमो वाले प्रोटॉन के लिए ये अपना देखिए यहाँ पर क्वाड्रेट दिख रहा है, और ये वाला किसका है हमारा, ये CH3 वाला जो है। अब इसमें एक चीज और पूछ लेगा वो, ये डाउन फील्ड क्यों है और वो अप फील्ड क्यों है। तो हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है तो वो डाउन फील्ड हो जाता है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू उसकी बढ़ जाती है, और ये अप फील्ड है। ये भी आ सकता है अगले एग्जाम में क्वेश्चन कि भाई आपसे पूछ लेगा दोनों में से बताइए कि इसमें से कौन सा आपका सील्डेड रहेगा, हाईली सील्डेड कौन सा होगा। हाईली सील्डेड बेटा ये वाला होगा, जिसके पास ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो डी सील्डेड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ही अपने पास खींच लेते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे साथ में। ठीक है, तो डी सील्डेड कौन सा है और सील्डेड कौन सा है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोहर मेथड्स से। मोहर मेथड्स जो होती है, सबसे पहले हमें ये पहचानना कि मोहर मेथड्स का एड्रेस क्या है। समझ रहे हैं आप, मोहर मेथड का जो एड्रेस है ये हमारे टाइट्रेशन में आता है। टाइट्रेशन के अंदर कहां आता है, हमारे वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में आता है। उसके अंदर कहां आता है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में आता है। उसको बोलते हैं अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा अपन, अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन बोलते हैं। अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन में हमारे सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं। इससे हम क्या करते हैं, क्लोराइड है आपका, ब्रोमाइड है, इनका आपका टाइट्रेशन करते हैं। यहाँ पे AgCl का हमारा प्रेसिपिटेट बन जाता है। इसमें हम पोटेशियम क्रोमेट को इंडिकेटर यूज करते हैं, और इसमें रेड कलर हमारा एंड पॉइंट पे आ जाता है। इतनी चीजें आपको याद रखना है, सब कोई भी पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ये बना हुआ है। अब बात ये आती है कि सिल्वर नाइट्रेट को हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट जो है ना वो स्टैंडर्ड तो है लेकिन सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। ये इसको हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि भाई जितनी नॉर्मलिटी इसकी हम यूज करने वाले वो सही है कि नहीं। तो वेरिफिकेशन के लिए हम इसको अपने NaCl से स्टैंडर्डाइज करेंगे। पहले NaCl से स्टैंडर्डाइज करेंगे, फिर हम हमारे सैंपल का क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द मोहर मेथड्स द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड अगेंस्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड ग्रेड सोडियम क्लोराइड। इससे हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। फिर उसके बाद हम अपने सैंपल को करेंगे, क्लोराइड ब्रोमाइड का एस्टिमेशन करेंगे। ठीक है, ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की मेथड्स होती हैं। इसमें इंडिकेटर क्या है हमारा, पोटेशियम क्रोमेट होता है, रेड कलर यहाँ पे बनना है। इसके बाद इसका एक और दूसरा मेथड होता है, इसकी कुछ कमियां हैं मोहर मेथड्स की, जैसे कि आयोडाइड का एस्टिमेशन नहीं कर सकता, थायोसाइनेट का नहीं कर सकता, परक्लोरेट का नहीं कर सकता, कार्बोनेट का नहीं कर सकता, आर्सेनेट का नहीं कर सकता। तो इस कमी को दूर करने के लिए एक दूसरा साइंटिस्ट आगे आया, उसने अपनी मेथड बनाई, उसको कहा जाता है बोलार मेथड्स। बोलार मेथड जो होती है वो बैक टाइट्रेशन में आता है। उसमें क्या होता है, दो केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है, उसमें दो केमिकल रिएक्शंस होती है, अभी फिलहाल इतना याद रखें। और उसमें आयरन एलम एज अ इंडिकेटर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद एक और मॉडिफाइड बोलर मेथड्स आया। मॉडिफाइड बोलर मेथड्स जो होती है वो आपका सिंपल टाइट्रेशन होता है, अपना डायरेक्ट टाइट्रेशन ही होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरी जो मेथड्स आई उसको फजन्स मेथड्स बोलते हैं। फजन्स मेथड जो होती है उसमें हम एडजॉर्प्शन इंडिकेटर का यूज करते हैं। फिर इसके बाद एक और मेथड्स है जो गे-लुसॉक मेथड कहलाती है, वो भी हमारे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में यूज होती है। तो ये सभी मेथड्स को बेटा बहुत अच्छे से सभी बच्चे कंपैरेटिव इसको पढ़ लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सोडियम क्लोराइड हमारा बिल्कुल आंसर होगा। ये देखो इंडिकेटर हमारा यहाँ पे पोटेशियम क्रोमेट एज अ इंडिकेटर काम हमारा कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये मैच दी कॉलम है आपका, इसको ध्यान से देखें, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां से आपसे पूछा है कि जो हमारे सिंबल है उनको मैच करना है। सबसे पहले आप ये बताइए कि रो जो होता है ये हमारा स्पेसिफिक कंडेंस, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। जो कप्पा होता है हमारा, कप्पा जो कहलाता है ये स्पेसिफिक क्या कहलाता है? कंडक्टेंस कहलाता है। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रो हमारा, और कप्पा क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया। ये हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, और ये हमारा क्या होता है भाई? सीधा सीधा इलेक्ट्रिकल क्या होता है? कंडक्टेंस होता है। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है। तो इन सब से हम इनको मैच दी कॉलम में जा सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस रहेगा भाई, इसका जो सिंबल रहेगा हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम बोल सकते हैं कि ये वाला सिंबल हो गया, ठीक है। आपसे पूछा उन्होंने कि ये किसका होता है, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का होता है। ये पूछा तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का है, और ये पूछा तो ये हमारा स्पेसिफिक, ये जो रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया। रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया। कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया, ठीक है। तो इनको आप मैच दी कॉलम में आराम से जा सकते हो। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, रो को देख लेते हैं। रो कहां पे है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो अपन को एक ही ऑप्शन देखना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भाई जो आपका डी है, डी का 3 कहां दिया है बेटा? इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया, काम यही खत्म हो गया, डी का 3 हो गया। फिर इसके बाद अगर अपन देखें ए जो है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है भाई, तो ये आपका इसका ये आ गया। इसके बाद हम देखें बी, जो बी हमारा है ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, तो ये हो गया। और सी जो है हमारा, सी जो है हमारा क्या होता है? सी जो होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी आंसर आपका एकदम करेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपको मिल जाता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, कौन से टाइट्रेशन का है ये क्वेश्चन, ये भी तो पता रखो कौन से टाइट्रेशन का है। साहब ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन जो होता है उसमें हमने कंडक्टेंस पढ़े है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो उसी का ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो यहां से आप सभी कुछ चीजें जो होती हैं, कई बार यूनिट्स पूछ लेते हैं, तो सबसे शुरुआत करते हैं बेटा रेजिस्टेंस। आप रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपॉन ए होता है। यहाँ रो क्या होता है बेटा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है, वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, रेसिप्रोकल होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है। तो यहां से पूरे यूनिट्स भी आपको एग्जाम में कई बार मिलते हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करते हैं कि जो यूनिट्स मिलते हैं। देखो सबसे पहले आता है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहां पर रेजिस्टेंस जो होता है ये रो इज इक्वल टू एल अपॉन ए होता है। एल लेंथ होती है बेटा वायर की, ए एरिया होता है, ये रेजिस्टेंस होता है। कई बार आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा पहले कि अगर वायर की लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया जाता है तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा? तो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर हमारे वायर के रेडियस को 2 टाइम्स डिक्रीज कर देते हैं तो हमारा 4 टाइम्स रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहीं से आते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अपने एरिया, एरिया मतलब अपना रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। जो पर्टिकुलर वायर रहेगा उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा बियर-लैम्बर्ट्स लॉ, ये मोलर एब्जॉर्बिटी कंसंट्रेशन इनटू लेंथ होता है। तो इसमें जो मोलर एब्जॉर्बिटी होती है जो मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर हमारा ये है। अब बात आती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ठीक है। तो देखो हमारे रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है भाई? हमारे रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो अपन जानते हैं अच्छे से कि ओम होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। अब इसका यूनिट आपको निकालना है, तो यहां से अगर आप यूनिट निकालेंगे तो यहां पे आप ओम रख देंगे सपोज, और ये लेंथ है तो ये सेंटीमीटर में रहेगा, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। यहां से अपना इसका यूनिट हमको निकालना है। तो याद मत करा करो हर चीज को, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे, नीचे 1 सेंटीमीटर बचेगा। आप रो का यूनिट निकालोगे तो सेंटीमीटर इंटू क्या आ जाएगा? ओम आ जाएगा। तो यही लिखा है, देखो यहाँ पर ओम इंटू सेंटीमीटर लिखा है। तो आप इसको याद मत करिए, निकाल सकते हो आप, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कंडक्टेंस जो होता है हमारा, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को क्या कहते हैं? जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है वो सीधा रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। हमारा रेजिस्टेंस है भाई ये आपका 1/r है, तो इसको ओम इनवर्स बोल सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं साइमेन भी बोल देते हैं, इसी को हम मेहो बोलते हैं। ये भी आता है, जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं कि भाई अपना जो कंडक्टेंस है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। भाई अगर रेजिस्टेंस कम रहेगा तो कंडक्टेंस ज्यादा रहेगा, रेसिप्रोकल होता है। तो सीधा सीधा सा है, साइमेन बोलते हैं, मेहो बोलते हैं। अब हमारा देखें
सॉल्यूशन आ गया भाई, अगर सॉल्यूशन आ गया है तो उसमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमारा यूज होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है इस यहां पर सीधा सीधा फार्मूला है, आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस रहता है, यहाँ वॉल्यूम रहता है। एक मोलर कंडक्टेंस भी होता है, वहां पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस है यहाँ पर, और ये आपका 1000 इंटू ये नॉर्मेलिटी रख सकते हो। तो ये हमको याद रखना है कि जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है इलेक्ट्रोलाइट और जो उससे कंडक्टेंस होती है उसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं। और अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें तो ये हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो म्यू आएगा यहाँ पे ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स इसका यूनिट हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये हमारा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज होते हैं। यहाँ पर लिखा है बेंजीन, बेंजीन में पूछा उन्होंने नंबर ऑफ पॉसिबल ऑफ फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड इन द आईआर स्पेक्ट्रम। अगर बेंजीन देखें हम, बेंजीन होता है हमारा, इसमें कितने वाइब्रेशनल मोड है ये वो पूछ रहे हैं। इसका फार्मूला होता है C6H6 होता है। टोटल नंबर इसमें अगर एटम्स की बात करें तो 12 होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, नॉन लीनियर होता है। ठीक है, आपका नॉन लीनियर। अगर आईआर में हमने पढ़ा हो कि जो आपका, अगर कोई इसमें इस क्वेश्चन में मान लो आपसे पूछता है डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है टोटल बेंजीन की, तो उसका फार्मूला तो होता है 3m। तो यहां से आप 3 इंटू आप करोगे 12 तो 36 आंसर होगा। लेकिन अपन से डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं पूछा, अपन से क्या पूछा है, अपना वाइब्रेशनल ट्रांजिशन पूछा है। तो याद रखना है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है इसमें रहता है वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होते हैं हमारे, रोटेशनल ट्रांजिशन होते हैं, और जो ट्रांजिशनल मोड होता है, ठीक है, ट्रांजिशनल मोड ये रहते हैं हमारे। हमेशा रोटेशनल 3 होते हैं, ट्रांजिशनल हमारे 3 होते हैं, वाइब्रेशनल हम निकालते हैं। तो यहां से अगर हम देखें वाइब्रेशनल मोड आपको निकालना है तो 3n-6 हमारा फार्मूला बनता है। ये होता है नॉन लीनियर के लिए। किसके लिए, नॉन लीनियर के लिए। अगर आप लीनियर के लिए देखें तो रोटेशनल मोड 2 हो जाते हैं, तो हमारा फार्मूला बन जाता है 3n-5 बन जाता है वाइब्रेशनल मोड के लिए, अगर लीनियर के लिए पूछते हैं। तो अपन से तो बेंजीन का पूछा है, बेंजीन कैसा है, नॉन लीनियर है, तो आप सीधा फार्मूला भी लगा सकते हो। 3 इंटू आप 12-6 करोगे, यहां से हो जाएगा 36-6 और 30 हमारा आंसर। लेकिन हमें बेटा अगर मान लो इसी क्वेश्चन में उनसे पूछ लिया कि रोटेशनल मोड कितने होते हैं, ट्रांजिशनल मोड कितने होते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखना कि नॉन लीनियर के लिए रोटेशनल हमेशा 3 होते हैं और ट्रांजिशनल भी 3 होते हैं। इसलिए तो फार्मूले में आया है 3n-6 आया। अगर वो लीनियर के लिए पूछेगा तो 3n-5 होता। वो 5 क्यों हो गया है, क्योंकि रोटेशनल 2 है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन घुमा देगा और आप जल्दबाजी में 30 आंसर लगा दो तो गलत हो सकता है। ट्रांजिशनल मोड और रोटेशनल मोड 3 रहेंगे, वाइब्रेशनल मोड 30 रहेंगे, टोटल मूवमेंट कितने हो जाएंगे, 36 होंगे। उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम हम बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है, इसको प्रॉपर याद रखें। आगे चलते हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके अपन, ये मैं पूरा आपको बता चुका हूं। डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना होता है, अगर लीनियर रहता है तो ट्रांजिशनल अपने 3 होते हैं, रोटेशनल हमारे 2, 3n-5 हो जाता है, और ये हमारा 3n-6 रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपना, ये टाइट्रेशन का क्वेश्चन है। देखो टाइट्रेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब अपने भैया HCl भाई है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब अपने NaOH है, ठीक है। अब इसमें से कोई भी टाइट्रेंट हो सकता है, कोई भी हमारा क्या हो सकता है, टाइट्रेट हो सकता है। टाइट्रेंट वो होता है जिसका कंसंट्रेशन पता है। अगर हम देखें ये कर्व नीचे से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अभी हाईली एसिडिक कंडीशन है, मतलब आपका हाईली एसिडिक कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि आपका जो कॉनिकल फ्लास्क है आपने उसमें एसिड को लिया हुआ है, तो एसिड लिया है जनरली यहाँ पर, तो ये अपने टाइट्रेट का काम कर रहा है। फिर उसमें ड्रॉप वाइज आप ऊपर से ब्यूरेट से क्या ऐड कर रहे हो, NaOH को ऐड कर रहे हो, तो धीरे धीरे पीएच हमारा बढ़ रहा है। तो ये सिग्मोइड कर्व बनता है, मिड पॉइंट पे हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट होता है जिसको एंड पॉइंट बोलते हैं। तो यहां इस कर्व को देख के हम ये बोल सकते हैं कि HCl में किसको ऐड किया जा रहा है, NaOH को ऐड कर रहे हैं। तो मतलब NaOH ऐड कर रहे हो, जनरली ये टाइट्रेंट का काम करेगा, और जब NaOH टाइट्रेंट का काम करता है तो उसको एल्कलीमेट्री बोलते हैं। बहुत से बच्चे गलत करते हैं, एल्कलीमेट्री उनको लगता है कि एल्कली का अपन निकाल रहे हैं, नहीं भैया, एल्कली की मदद से एसिड का निकालना, जो आगे लिखा रहता है वो स्टैंडर्ड है। अगर आपसे बोलता है एसिडीमेट्री, तो एसिडीमेट्री में एसिड स्टैंडर्ड है हमारा, ये टाइट्रेंट का काम कर रहा है। अगर यही कर्व हम पूछे कि आप बताइए एसिडीमेट्री के लिए, तो एसिडीमेट्री के लिए जो कर्व बनेगा सिग्मोइड, लेकिन वो यहां से शुरू होगा। पहले पीएच की वैल्यू हाई रहेगी,
ठीक है। NaOH में हम एसिड को ड्रॉप करेंगे तो फिर वो धीरे धीरे डाउन होगा, तो वो एसिडिमेट्री का हो जाएगा। जो आपके सामने बना है ऑप्शन में वो किसका बना हुआ है, एल्कलीमेट्री का। आप बोलोगे सर आपने इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर दिया, भाई हम आपको अच्छा पढ़ा देंगे, सरल सरल पढ़ा देंगे तो तुम हमारे गुणगान करोगे। हम कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे तो तुम्हें लगेगा कंफ्यूज कर रहे हैं। हमारा काम ही है आपको कंफ्यूज करना। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जो पूछा गया वो तो ठीक है हमारा ये आंसर, लेकिन हम आपसे पूछेंगे ये कर्व किसका है, तो आप कैसे बता पाओगे। भाई इस कर्व को ध्यान से देखिए, पीएच की वैल्यू यहां से शुरू होगी, मान लो 1 2 3 4 5 ऐसा 14 तक जाएगी। भाई हाईली एसिडिक कंडीशन है, मतलब सीधा दिख रहा है कि हमारा जो कॉनिकल फ्लास्क के नीचे उसमें HCl है, ऊपर से किसको ऐड कर रहे हो आप, NaOH को ऐड कर रहे हो। जनरली ये होता है कि हम ऊपर टाइट्रेंट को ही लेते हैं ना, टाइट्रेंट को लेते तो मतलब ये स्टैंडर्ड हो गया। और जब हमें एल्कली का कंसंट्रेशन पता होता है और हम एसिड का निकालते हैं तो उसको एल्कलीमेट्री बोलते हैं। मतलब ये जो कर्व है एल्कलीमेट्री का बना हुआ है। अब अगर कोई एसिडिमेट्री का पूछेगा तो ऑब्वियसली नीचे हमको NaOH लेना है, ऊपर हमारा HCl रहेगा, ठीक है। और HCl है, ये टाइट्रेंट का काम कर रहा है, इसका कंसंट्रेशन हमें पता है तो उसको एसिडिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, एसिडिमेट्री बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां से जब इसको करोगे तो जो ग्राफ बनेगा सिग्मॉइड ही रहेगा हमारा, लेकिन यहां पहले पीएच हाई रहेगा, वो डाउन होता चला जाएगा। तो ये ध्यान रखना है अच्छे से। एसिडिमेट्री एल्कलीमेट्री में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गलत भी पढ़ते रहते हैं, उनको लगता है एल्कलीमेट्री से एल्कली का निकालते, नहीं भैया, एल्कलीमेट्री में एल्कली जो आगे बैठा हुआ है ना उसका तो सब कुछ पता है, वो स्टैंडर्ड है, वो टाइट्रेंट है, उससे अपन एसिडिक ड्रग का निकालते हैं। और एसिडिमेट्री में एसिड का कंसंट्रेशन हमें पता होता है, उससे हम बेसिक ड्रग का निकालते हैं, क्योंकि हम फार्मेसी में जो हमारी ड्रग्स होती है वो वीक एसिड और वीक बेस जनरली होती है। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया भाई कि इफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड का बताइए, जैसे इफेड्रीन का उसने पूछा, अभी क्वेश्चन भी था इफेड्रीन का, इफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड। ये हाइड्रोक्लोराइड की क्या कहानी है भैया, ये सॉल्ट फॉर्म है, ये एसिड से सॉल्ट बना है, तो भाई साहब ड्रग क्या होगी, बेस होगी। और बेस का कंसंट्रेशन निकालना है तो आपको एसिडिमेट्री यूज करना पड़ेगी, ठीक है। इसका टाइट्रेशन HCl वगैरह से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर मान लो कोई पूछता है कि सोडियम वेलप्रोएट का निकालिए, तो ये सोडियम आगे लग गया, मतलब NaOH से सॉल्ट बना है, ड्रग हमारी एसिडिक है। ड्रग हमारी अगर एसिडिक है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एल्कलीमेट्री करना पड़ेगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां से हम अगला जो क्वेश्चन है, ये तो डिस्कशन अपन ने कर ही लिया। अब इंडिकेटर की भी बात करो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रहता है तो फिनोप्थलीन मिथाइल और इन दोनों चलेंगे। स्ट्रॉन्ग अगर बेस रहता है तो हमारा इंडिकेटर हमको फिनोप्थलीन लेना है, अल्कलाइन में काम करता है, वो आपका क्या हो जाता है भाई, हमारा कलरलेस टू पिंक हो जाता है, ठीक है। उसको ध्यान रखना, वो बेंजोइड फॉर्म से क्विनोइड फॉर्म बना देता है। अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं तो ये एसिडिक कंडीशन में रेड रहता है हमारा, वो जब अल्कलाइन में जाता है तो येलो हो जाता है, ये ध्यान रखें। ये आपका इक्वेशन यहाँ पूछ रहे हैं आपका, इसमें पोटेंशियल एट द इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन, तो ये पूरा रेडॉक्स रिएक्शन दिया है और एंड पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होता है। ये जो बाकी इक्वेशंस लिखे हैं बेटा, ये नर्स इक्वेशंस को इंडिकेट कर रहा है। इसमें जो इक्विवेलेंट पॉइंट पर होता है उसका फार्मूला ये होता है, तो E इज इक्वल टू रहता है आपका E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय A प्लस B होता है। तो सीधा सीधा आंसर हमारा ए होगा इसका आंसर। ये सीधा फार्मूला होता है जो हमारी रिएक्शंस होती है एक दोनों रिएक्शंस का, तो यहाँ पे सीधा सीधा निकलता है आपका इक्विवेलेंट पर ये आपका जो रहता है E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय A प्लस B रहता है। तो यही हमारा आंसर यहाँ पे दिया गया था। ये अपना पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 113 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बैक टाइट्रेशन। ये बैक टाइट्रेशन क्या होता है, देखो बैक टाइट्रेशन को कई बार कहते हैं इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। भाई हमें अपना मैसेज देना था आप तक, लेकिन हमने डायरेक्ट नहीं दिया, एक दूसरे आदमी को ले आए। मतलब हमने सीधे सी बात करें, आप ये समझना, जैसे एक आदमी है, ये अपना टाइट्रेंट है, ठीक है, ये क्या है अपना टाइट्रेंट है, और एक हमारा टाइट्रेट है। इन दोनों के बीच बातचीत डायरेक्ट हो गई, रिएक्शन इनकी डायरेक्ट हो गई, तो ये हमारा क्या कहलाता है, डायरेक्ट टाइट्रेशन। अब इसमें क्या होता है भाई, ए को अपना मैसेज देना है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले बी से बात करेगा, बी सी से बात करेगा, मतलब दो रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व है, ये टू रिएक्शन। तो इनडायरेक्ट का मतलब ही होता है भाई, बच्चे याद करते रहते हैं कि बैक टाइट्रेशन जो होता है, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन में दो रिएक्शन होती है, तो इनडायरेक्ट का मतलब ही तो होगा कि दो रिएक्शन होंगी ना इसमें,
कितनी रिएक्शन होंगी? 2 रिएक्शन। तो बैक टाइट्रेशन हम करते कब है? जब हमारी मजबूरी होती है भाई, जैसे एंड पॉइंट पे कलर ठीक नहीं आ रहा, रिएक्शन ही नहीं हो रहा, स्लो स्लो रिएक्शन हो रहा है, हमारा कोई कंपाउंड जो है वोलेटाइल नेचर का है, इनसॉल्युबल है, इन सब चीजों के लिए हम करते हैं बैक टाइट्रेशन। देखो वोलेटाइल सब्सटेंस होगा करेंगे, इनसॉल्युबल है तब करेंगे, सब्सटेंस जो होता है क्वांटिटेटिव रिएक्शन जो होती है रैपिडली ऑन इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सेस ऑफ रीजन। देखो एक्सेस में ही काम करता है, अगर आप नॉर्मल अमाउंट रखोगे तो वो स्लो रिएक्टिंग है, तो इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, सब्सटेंस रिक्वायर हीटिंग विद वॉल्यूमेट्रिक रिएजेंट, हीटिंग करना है उसके लिए तब वो काम कर रहा है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो इन सब चीजों के लिए हम जब ये सब प्रॉब्लम हमारे टाइट्रेशन में आती है तो हम क्या करते हैं, किसी तीसरे आदमी की मदद लेते हैं, तो हम चलते हैं इनडायरेक्ट टाइट्रेशन पे। क्या बोलते हैं उसी को अपन? बैक टाइट्रेशन बोलते हैं। बैक टाइट्रेशन हमारा करते हैं, तो अपना जो आंसर होगा सीधा सीधा डी आंसर होगा। बैक टाइट्रेशन को याद रखना कि इनडायरेक्ट टाइट्रेशन होता है बैक टाइट्रेशन हमारा। इसको जब यूज करते हैं जब हमारा एक्सिस में रिएजेंट चाहिए हो, या हमारा वोलेटाइल नेचर हो, ठीक है, या इनसॉल्युबल हो हमारा जो भी सैंपल्स है, या फिर सैंपल्स रिएक्ट ही नहीं करता प्रॉपरली, प्रॉपर कलर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, डिकम्पोजिशन जैसी कंडीशंस अगर हमको दिख रही है, तो हम क्या करते हैं, बैक टाइट्रेशन को यूज करते हैं। ठीक है, बैक टाइट्रेशन हमारा इनडायरेक्ट होता है, इसमें 2 रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, कितनी रिएक्शन होती है? 2 रिएक्शन होती है, ध्यान रखना। नॉर्मल टाइट्रेशन में 1 रिएक्शन होती है। तो आप बोलोगे सर 2 रिएक्शन होती है तो दो इंडिकेटर लगेंगे। नहीं भैया, इंडिकेटर एक ही लगता है। जो सेकेंड रिएक्शन होती है वो एक्चुअल टाइट्रेशन रिएक्शन होती है और उसमें इंडिकेटर यूज होता है हमारा। ठीक है, जैसे अपना बोलार मेथड है ना, बैक टाइट्रेशन का एग्जांपल है। मॉडिफाइड बोलार मेथड डायरेक्ट में आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अच्छे से बैक टाइट्रेशन के लिए। अब बैक टाइट्रेशन को अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा बैक टाइट्रेशन होता है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि बैक टाइट्रेशन जो हमारा है, ठीक है, बैक टाइट्रेशन कैसे समझे, हम क्या करें, तो देखो बैक टाइट्रेशन बिल्कुल सिंपल टाइट्रेशन की मेथड होती है। आपका 2 मिनट का समय हम लेंगे और वहां से मैं आपको बैक टाइट्रेशन को भी क्लियर कर दूंगा कि बैक टाइट्रेशन हमारा होता क्या है। देखो बैक टाइट्रेशन में क्या होता है, जैसे भाई अपना ये है कोई, ये हमारा सैंपल है जिसको अपन बोलते हैं टाइट्रेट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा टाइट्रेट है। इसका हम क्या करेंगे, ये हमारा बी लिया है हमने, ठीक है, या बी की जगह आप लिखो S1 लिया है। S1 मतलब हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, और ये पहला वाला 1 है हमारा। इसका कंसंट्रेशन हमको पता है, सपोज ये 1 नॉर्मल है। ठीक है, 1 नॉर्मल है, और इसका जो है हमें नहीं पता है, इसका हमने अपने कॉनिकल फ्लास्क में 20 ml ले लिया है वॉल्यूम। ठीक है, और इसका हमें नहीं पता कि ये कंसंट्रेशन क्या है, इसी के लिए तो हम टाइट्रेशन करते हैं। अगर हमारा नॉर्मल टाइट्रेशन होता बेटा, हम इसको ब्यूरेट में फिल करते, ड्रॉप वाइज मैनर में इसको ऐड कर देते, तो इससे हमें इसका वॉल्यूम मिल जाता कि इतना वॉल्यूम आ गया इसका V1। ठीक है, और N1 हमें पता है, तो यहां से हम फार्मूला लगा देते V2 N2 वाला, तो N2 हमें निकल जाता, V2 हमारा 20 ml है। ये नॉर्मल टाइट्रेशन होता है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको एक्सेस में ऐड करेंगे, एक्सेस में ऐड करेंगे। एक्सेस में क्या करेंगे, इसको अपन ऐड करेंगे। मान लो हमें पता है कि सपोज ए से ये मान लो 30 ml रिएक्ट करता है, हमने एक्सेस में को ऐड कर दिया, 100 ml ऐड कर दिया। ये टाइट्रेशन नहीं है, अपन ने क्या किया, कॉनिकल फ्लास्क में इसको लिया, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर ए था, इसमें अपन ने एक्सेस में ऐड कर दिया, ए और S1 का रिएक्शन हो गया। अब जरूरी नहीं है कि 100 ml रिएक्ट किया होगा बेटा, कुछ ना कुछ तो इसमें रिमेनिंग रहेगा, रिमेनिंग अमाउंट रहेगा। किसका रिमेनिंग अमाउंट रहेगा, हमारा जो हमने S1 ऐड किया है। मान लो सपोज ये 30 ml रिएक्ट कर गया होगा तो 70 ml होगा, लेकिन ये हमारा केवल क्या एजम्पशन है, हमें पता नहीं है कितना आपका एक्सेस में। इसमें जो एक्सेस अमाउंट बचा है हमारा, एक्सेस जो S1 का बचा हुआ है, उसका वॉल्यूम हमको निकालना है। क्या निकालना है बेटा, इसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें इसका कंसंट्रेशन तो पता है कि भाई ये 1 नॉर्मल है, ये 1 नॉर्मल हमने ऐड किया, लेकिन वॉल्यूम कितना बचा ये हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसी कॉनिकल फ्लास्क को लिया हमने, यहां रख दिया, और इसमें एक और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया S2। S2 हमने ड्रॉप वाइज ऐड करना शुरू किया। S2 का कंसंट्रेशन हमें पता है कि भाई ये 2 नॉर्मल है, सेकंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने इसमें यूज किया, ड्रॉप वाइज आप इसमें ऐड करते जा रहे हो। अब ये जो सॉल्यूशन है इसका रिएक्शन होगा, हमारा जो एक्सेस में S1 बचा है उससे रिएक्ट हो जाएगा, और एक हमारा एंड पॉइंट आ जाएगा। एंड पॉइंट आ गया मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमें जैसे मान लो ब्यूरेट का रीडिंग S2 के केस में हमें पता चल गया है कि 30 ml आया है, ठीक है, आपको पता चल गया।
अपन को क्या निकालना था, S1 का वॉल्यूम निकालना। हमें ये नहीं पता है कि कितना बचा हुआ है इसमें, इसका वॉल्यूम निकालना है, हमें नहीं था पता भाई वॉल्यूम। तो S1 का वॉल्यूम हमको निकालना है, लेकिन हमें इसका कंसंट्रेशन तो पता है भाई पहले से ही, ये 1 नॉर्मल है। अब बताइए आप नहीं निकाल पाओगे क्या? आपको सब पता चल गया, फार्मूला आपका वही है बेटा, N1V1 इज इक्वल टू N2V2 है। तो यहां से आपने रखा, आपका ये 2 नॉर्मल रखा, उसका वॉल्यूम 30 आ गया। N2 की वैल्यू आपको पता है 1 है, V2 की वैल्यू आप यहां से निकालोगे, तो V2 की वैल्यू हमारी मिल गई हमको 60 ml। तो मतलब हमें पता चल गया कि यहाँ एक्सिस में कितना था, 60 ml था भाई। तो रिएक्ट कितना किया भाई, इनडायरेक्टली हमें पता चल गया कि 40 ml रिएक्ट किया है। तो फिर आपने फार्मूला लगा दिया यहां से इस वाले रिएक्शन में, N1V1 इज इक्वल टू N2V2 लगाया। N1 आपको पता था कि 1 नॉर्मल है, अब वॉल्यूम भी निकाल लिया आपने, 40 ml आ गया। N2 आपको निकालना था, V2 आपने 20 लिया, तो यहां से सीधा आपका N2 का वैल्यू आ जाएगा, यहां से 40 डिवाइडेड बाय 20 आएगा, तो हमारा आ जाएगा 2 नॉर्मल। तो इसका हमने निकाल लिया कंसंट्रेशन 2 नॉर्मल। लेकिन कैसे निकाला, इनडायरेक्टली निकाला भाई। कैसे निकाला अपन लोगों ने, इनडायरेक्टली निकाला। तो ये कहलाता है हमारा बैक टाइट्रेशन। इस तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैंने पूरा कैलकुलेशन से बताया। हो सकता है आपको कठिन लग जाए, लेकिन वास्तविकता ये 2 रिएक्शंस इसमें होती हैं। पहली रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अपना एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं, उसको एक्सेस में इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसका कंसंट्रेशन हमें निकालना था, हम वॉल्यूम तो पहले ही ले लेते हैं 20 ml। हमें नहीं पता कि कितना ये इसमें ऐड किया है, लेकिन पता है ऐड किया है, कुछ पार्ट हमारा बचा है। तो जो एक्सेस बचता है हमारा, उसको हम एक दूसरे स्टैंडर्ड से टाइट्रेट करते हैं। लेकिन उस टाइट्रेशन का ऑब्जेक्ट क्या है, हमें ये एक्सेस वॉल्यूम निकालना है। तो यहां से जब इन दोनों का रिएक्शन होता है, एंड पॉइंट आ जाता है, तो यहां से हम इस फार्मूले से इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, हमारे स्टैंडर्ड 1 का। और उस वॉल्यूम जब हमें पता चल जाता है इतना रिएक्ट किया है, यहाँ पे इतना एक्सेस था, अपना 60 ml एक्सेस था, तो मतलब रिएक्ट कितना किया, 40 ml किया। तो हमें पता चल जाता है कि इससे इसका 40 ml रिएक्ट किया है, तो यहां से ये फार्मूले में हम वैल्यू रख देते हैं, तो हमें पता चल जाता है। ये कहलाता है हमारा बैक टाइट्रेशन। क्या कहते हैं इसको, अपन बैक टाइट्रेशन बोलते हैं भाई। तो ये प्रैक्टिकली है, आप इतना परेशान मत होना इसको लेके। सिंपल से याद रखो कि एक स्टैंडर्ड लेते हैं, एक्सेस में ऐड करते हैं, जो उसका एक्सेस अमाउंट होता है उसको दूसरे स्टैंडर्ड से टाइट्रेट कर देते हैं। तो ये तो हमने आपको डिटेल में बता दिया कि जब दूसरे स्टैंडर्ड से टाइट्रेट करते हो तो क्या निकालते हो, पहले वाले स्टैंडर्ड का वॉल्यूम निकालते हो, कितना एक्सेस वॉल्यूम बचा, फिर उससे आपको उसका एक्चुअल वॉल्यूम पता चल जाता है जो हमारे सैंपल से रिएक्ट किया था। तो आप पूरा कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये डबल रिएक्शंस इसमें हो जाते हैं हमारे। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा भाई, यहाँ पे इन्होंने कुछ बफर्स दे दिए। बफर्स जो होते हैं हमारे पीएच चेंज को रजिस्ट करते हैं। अब वो पीएच पूछ रहा है, देखो आप बफर जो है हमारे, आपका एक सॉल्ट रहता है, एक एसिड रहता है। यहाँ पे देखो एसिड सॉल्ट, बेस या सॉल्ट है, तो वो बफर कहलाते हैं। अब बफर में देखिए ये आपका HCl है, स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ये NaOH है भाई, हमारे यहाँ चले जाएंगे। तो देखिए ए का जो हमारा दिया है, ए का आपका थर्ड दिया हुआ है, देखो ए का थर्ड यहां दिया है, ठीक है। तो ये वाले तो काट दो आप, ये नहीं होंगे। अब यहां पर देखें हम, अगला जो देखें डी का कहां दिया है, डी जो है हमारा हाईली, डी का 1 किस में दिया बेटा, इसमें दिया है। डी का 1 इसमें भी दिया, इसमें भी दिया। अब आगे चले हम, यहां से देखें HCl है हमारा और पोटेशियम हाइड्रोजन, तो ये HCl है तो एसिडिक में तो जाएगा ना। तो ये देखिए हमारा ये दिया है, तो बी का सेकंड देखना है हमको, बी का सेकंड इसमें दिया है, और सी जो है ये भी हमारा अल्कलाइन में जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं है, ये यहां चला जाएगा। तो सीधा सीधा आंसर इसका बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो अपन को ये केवल इस तरीके से देखना था, बाकी हम पीएच याद नहीं कर सकते। क्या आप सोचो हम सबके याद कर लेंगे बेटा, कितने याद करोगे। कॉमन सेंस लगाओ कि भाई HCl पोटेशियम क्लोराइड है भाई, अच्छा खासा एसिडिक रहेगा, और जो NaOH के साथ रहेगा उसका बेसिक ज्यादा रहेगा। इस हिसाब से ये क्वेश्चन को हमें करना था। आप चाहो तो रेंजेस भी याद कर सकते हो, बट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है बेटा ये रेंजेस याद करना, ठीक है। तो रेंजेस याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा एक न्यूमेरिकल है, इतना बड़ा न्यूमेरिकल है, ये कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर देखो बोरिक एसिड का उन्होंने अपन को मॉलिक्यूलर वेट भी दे दिया, मतलब कितने अच्छे हैं। बोरिक एसिड का उन्होंने मॉलिक्यूलर वेट दिया कि बच्चे तुम्हें याद नहीं होगा, हम करवा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने दिया पार्टीशन बिटवीन, पूछ रहा है किस किस के बीच, वाटर और अल्कोहल के बीच, मतलब अपन से पार्टीशन कोएफिशिएंट को निकलवा रहे हैं। वो अपन को पता है कि पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होता है, लिपिड फेज डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारा
एक्वस फेज होता है, ये हम जानते हैं अच्छे से, ठीक है। अब बोरिक एसिड जो होते हैं डिटरमाइंड यहाँ पे दिया है इन्होंने, तो आपका 0.34 ग्राम किस में दिया है, 250 ml में दिया है। ये हमारा बोरिक एसिड है और ये अल्कोहल है, ये मतलब आपका लिपिड फेज में दे दिया, अल्कोहल में दिया है, ठीक है। और 0.32 ग्राम किस में होता है, 100 ml वाटर में होता है, ठीक है। जो बोरिक एसिड है हमारा 0.32 ग्राम किस में होता है, 100 ml में होता है, ठीक है। ये आपको निकालना है। अब एक बात बताइए, अगर आप चाहो तो सीधा सॉल्व कर दोगे, ये सोचोगे कि लिपिड में भैया 0.32 है, इसमें पॉइंट आपका 24 है, इसमें 0.32 है, आप लगा दोगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो वॉल्यूम अलग अलग है। ये 250 ml लिया गया है, ये 100 ml लिया। पहला हमारा उद्देश्य ये है कि हमको 1 ml का निकाल लो या 1000 का निकाल लो। तो अपन क्या करेंगे, 0.24 ग्राम जो है हमारा कितने में है, 250 ml में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 ml में कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर हम इसको डिवाइड कर देंगे, 0.24 डिवाइडेड बाय अपन कर देंगे 250, ठीक है। ये कर दिया। अब एक हम कोई भी वॉल्यूम कर लेते, 1 ml तो बहुत कम होता है बेटा, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लो 1000 में कर देते हैं, या 1000 में नहीं भी करो तब भी आंसर आ जाएगा, सीधा आंसर निकाल सकते हो। ये अपना पर ml का हो गया इतना, ठीक है, ये पर ml हो गया। अब पर ml अगर आप वाटर का निकालोगे तो ये हो जाएगा 0.32 डिवाइडेड बाय आपका 1000 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये वाला वाटर का है और ये वाला, अब ये रखना है आपको इस फार्मूले में। जब इस फार्मूले में ये सब आप रखोगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। आपका जो भी रहेगा लिपिड फेज है, आप वहां पे रखेंगे 0.24 डिवाइडेड बाय आपका रहेगा 250, और यहां रखोगे 0.32 डिवाइडेड बाय आपका क्या रहेगा, 1000 रहेगा। तो ये 0.24 इंटू 1000 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हमारा कितना हो जाएगा, 0.32 डिवाइडेड बाय 250 हो जाएगा। यहां से 4 आ जाएगा, तो ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.34 इंटू आपका 4 रहेगा, और इसको 0.32 को डिवाइड करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप ये बताना मुझे कि जैसे आप सॉल्व कर रहे हो सपोज, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 6, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से हो जाएगा हमारा 4 4 जा हो गया 16 हो गया, और 4 2 जा 8 हो गया। तो ये लगभग हमारा 0.96 में चला जाएगा, ठीक है, ये 0.96 में जाएगा, ठीक है, ये 0.96 में चला जाएगा। और इसको आपको डिवाइड करना है 0.32 से। कितना आंसर आएगा अप्रोक्स बता सकते हो, आप बताइए आंसर कितना होगा, कितना आंसर रहेगा इसका। दिख रहा है हमें, ये 0.3 है, ये 0.9 है, तो इसके बाद भी आंसर नहीं निकाल पाओगे क्या। तो ये यहां से सीधा सीधा सॉल्व करके आप जा सकते हो, और ये पूरी प्रोसीजर है, लॉन्ग प्रोसीजर से भी जा सकते हो। इन्होंने क्या किया है, 1000 से सॉल्व किया है। यहां से आपका ये 1000 लिया पहले और इसको सॉल्व किया, तो यहां से सीधा सीधा ये सॉल्व किया, तो 0.34 हमारा 3.4 आंसर आ गया। तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम 3 डिजिट पे जा सकते हैं, उस हिसाब से आंसर लगा सकते हो। परफेक्ट 3 तो रहेगा नहीं, हमारा कहां पहुंचेगा, 3.4 पे पहुंच जाएगा। तो उस तरीके से भी कर सकते हो, पूरा भी सॉल्व कर सकते हो। तो हमने आपको शॉर्टकट बताया था, ये पूरा डिटेल है कि भाई आपका एक्वस फेज है, ऑर्गेनिक फेज है, यहां से सॉल्व करना है आपको। सीधा सीधा पार्टीशन कोएफिशिएंट में आपको वैल्यू रखनी है। यहाँ पर शायद मैंने फार्मूला वहां पे पार्टीशन कोएफिशिएंट का उल्टा लिख दिया था, तो वहां से जो आपका पार्टीशन कोएफिशिएंट का फार्मूला जो है वो आपको ऊपर जो लेना है एक्वस फेज लेना है। हमने शायद यहाँ पे क्या कर दिया था, आपको लिपिड फेज ऊपर लिखा था, ठीक है। तो ऊपर आपको क्या लेना है, हमेशा आपको एक्वस फेज लेना है, नीचे लिपिड फेज लेना है। तो इससे आप सॉल्व करोगे तो हमारा जो आंसर होगा 3.33 आएगा। लेकिन बात यही है, इस क्वेश्चन में सबसे जरूरी चीज क्या थी कि आपको ये 250 ml में दिया गया था ये, और ये जो दिया गया था हमको वाटर जो दिया गया था 100 ml में दिया गया। तो अपन को अगर 250 ml में दिया गया था, ये हमारी लिपिड फेज थी, इसमें 0.24 दिया गया था, और यहाँ पे आपका 100 ml में ये दिया गया था हमारा कितना, ये 0.32 दिया गया था, ठीक है। वो मैंने वहां पे 1000 से डिवाइड कर दिया था। इसको सबसे पहले पर ml निकालो। अगर इसका पर ml आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.24 डिवाइडेड बाय 250 आएगा। इसको 1000 ml में कर दो आप, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से अपना 4 आएगा, तो पॉइंट ये इसमें 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 0.96 हो जाएगा। ये हो गया अपना किसके लिए हो गया, अपने लिपिड फेज के लिए हो गया, ठीक है। अब यहां से इसको सॉल्व करें, ये आपका है 0.32 डिवाइडेड बाय 100 है, इसको 1000 में कर लीजिए, यहां से आपका ये 3.2 हो जाए। मैंने 1000 करके सॉल्व किया था, इसलिए वो आपका आंसर वैसा आ रहा था। तो ये आपका यहां से सीधा आ जाएगा
3.2 ग्राम आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, ये एक्वस है हमारा 3.2 है, ऊपर रखना है, ये 0.96 को यहां रखना है, तो ऑब्वियसली देखिए ये 1 ही मान के चलो, तो 3.2 ही तो आंसर होगा, सीधा सीधा डी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा अपना? डी आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को? तो वहां जो अपन ने सॉल्यूशन कर दिया था वो मैंने क्या किया था, 1000 करके सॉल्व आपको करा दिया था। यहाँ पे अपन ने वाटर का कितना दिया है, 100 दिया है, अपन ने पर ml कितना निकाल लिया था, 1000 से चले थे। ठीक है, तो आप 1000 से भी जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस आंसर में अपना ये 0.33 आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो फार्मूले में आपको ध्यान रखना है, आप ऊपर एक्वस फेज रखना है, नीचे लिपिड फेज रखना है, ये ध्यान रखोगे अच्छे से। ठीक है, समझ गए? फर्स्ट टाइम में मेरे से लिपिड और एक्वस मैंने लिखा था। ठीक है, तो इसलिए एक्वस डिवाइडेड बाय लिपिड ही करना है आपको। ठीक है, और कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल आता है, जो भी कंपैरिजन करोगे आप यहाँ पे सेम रखना। देखो ये 250 ml का है, ये 100 है, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे सॉल्व। ठीक है, आप 250 ml वाला है, इसको पर ml निकाल लीजिए, इसको पर ml निकाल लीजिए, जरूरत नहीं है कि 1000 से मल्टीप्लाई करो, कोई जरूरत नहीं है। अगर 0.24 डिवाइडेड बाय अपन 250 करेंगे, ये हो गया, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो 0.23 डिवाइड बाय 100 आएगा, ये भी कर सकते। इसको आप ऊपर रखोगे तो 0.32 डिवाइडेड बाय 100 रहेगा, ये 100 रहेगा, और यहाँ पे अपना रहेगा 0.24 डिवाइडेड बाय 250 रहेगा, ये रहेगा। इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो 0.32 ऊपर चला जाएगा, 250 चला जाएगा, और नीचे हमारा 0.24 इंटू 100 आ जाएगा। इससे भी सॉल्व करोगे तब भी आंसर सेम ही आना है। ठीक है, अलग नहीं आएगा आंसर आपका। ओके, तो इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे अपन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारा। यहाँ पर ये जो है आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, इन्होंने पूछा है किसके लिए कौन सा प्राइमरी स्टैंडर्ड हम यूज करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, किसके लिए कौन सा प्राइमरी स्टैंडर्ड हम यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए, आप यहाँ पर जो है ये लिखा है 0.1 मोल आयोडीन है। ठीक है, इसके लिए किसको यूज करोगे बेटा, 0.1 मोल आयोडीन है। ठीक है, तो 0.1 मोल आयोडीन के लिए हम आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां से आप देखें, इसके बाद जो हमारा 0.1 मोल है सोडियम थायोसल्फेट है, इसके लिए जो हम यूज करेंगे बेसिकली हमारा जो बी में सेम दिया है वही यूज करेंगे, और सी के लिए हम यूज करेंगे थर्ड वाला पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। तो ये आंसर इसमें सही होगा। कुछ क्वेश्चंस कई बार ऐसे आ जाते हैं जो आपको एकदम याद होना चाहिए, बाकी इनको लेके परेशान मत होना। ठीक है, तो ये आपको प्राइमरी स्टैंडर्ड्स वो होते हैं जिनका कंसंट्रेशन हमें बहुत अच्छे से पता होता है। सेकंड स्टैंडर्ड्स वो होते हैं जो प्योर नहीं होते, धीरे धीरे उनका कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इनका अपन को स्टैंडर्डाइजेशन करना जरूरी होता है। तो हर एक के लिए अलग अलग आपके एजेंट्स यूज करते हैं, ये हम जानते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे आयोडीन है, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड है, सोडियम थायोसल्फेट, पोटेशियम आयोडेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट से करते हैं, परक्लोरिक एसिड को किससे करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट से करते हैं। तो ये ध्यान रखना, यही हमारा क्वेश्चन था, तो इनको अच्छे से ध्यान रखें। और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था बेटा, न्यूमेरिकल में सबसे जरूरी चीज क्या होती है, जैसे भाई मैंने किया, अपन लोगों ने क्या किया, हमने सबसे पहले तो जो आपका बैरामीटर्स थे, सबसे पहला काम क्या होता, हमेशा ध्यान रखना कि जो हमको दिया गया है, उन्होंने हमको दिया था वो चीजें हमें सही लिखना है। जैसे मैंने 1000 लिख दिया, तो वो आपके क्या है, हमें आते हुए भी गलत कर सकते हो। सबसे पहले जो दिया रहता है वहां पे 0.24 दिया था, किसमें दिया था, 250 ml अल्कोहल में दिया था, आपको ये लिखना था। और ये 0.32 किसमें दिया था, 100 ml वाटर में दिया। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, पार्टीशन कोएफिशिएंट निकालना था, फार्मूला सही लिखना था आपको, एक्वस डिवाइडेड बाय आपको लिपिड लिखना था। ठीक है, तो ये आपको इनको यूनिट कन्वर्जन सेम करना था, फिर हमारा आंसर आता। मतलब इसमें 2-3 स्टेप्स थे, आप कहीं ना कहीं गलती कर सकते थे। अब ये तो देखो उस टाइम जीपैट में आया था जब आपको पेन पेपर दिया जाता था 202 में। अब जो आपका जीपैट का नया पैटर्न आ चुका है, हमारा एनएसबीएम करा रहा है, उसमें तो क्या हो रहा है, उसमें तो पेन पेपर दिया ही नहीं जा रहा है। ये वाला क्वेश्चन तो पेन पेपर से होना है, तो उसमें जो न्यूमेरिकल अब जो आएंगे आपको वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आएंगे, ये चीज ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, तो आपको कॉमन सेंस के ही न्यूक्लियस रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सभी अच्छे से स्टडी करते रहें। अगला पार्ट आएगा, उसमें और भी क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे।